माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, प्रश्न श्री शिवनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 536। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 झुंझुनू जिले में वर्ष 98-99 में 12 तथा वर्ष 99-2000 में 4 हरिजन बस्तियों में बिजली उपलब्ध करवाने पर की गई व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 1 पर अवलोकनार्थ है। खंड 2 झुंझुनू जिले में वर्ष 98-99 एवं 99-2000 में कुल 21 हरिजन बस्तियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उन सभी को स्वीकृति जारी की गई। खंड 3 झुंझुनू जिले में उक्त जातियों के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई। संचालित की गई योजनाओं के नाम एवं व्यय की राशि का विवरण परिशिष्ट 2 और 3 पर अवलोकनार्थ है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने भाग 1 और भाग 2 का उत्तर दिया है। भाग 1 में आपने बताया कि 16 बस्तियों को लाभ दिया गया। मैंने दूसरा पूछा था कि कितने प्रस्ताव आए और उनमें कितने स्वीकृत हुए, तो भाग 2 में आपने कह दिया कि 21 प्रस्ताव आए थे, सब लाभान्वित कर दिए गए। इन दोनों फिगर्स में कहीं कोई गलती तो नहीं है? एक में आपने 16 को लाभान्वित किया है, दूसरे में आपने 21 को लाभान्वित किया है। ये आप चेक कर करवा लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की नीति है जहाँ भी बिजली का विस्तार हो और नया गांव इलेक्ट्रीफाई किया जाए, उसमें जहाँ हरिजन बस्तियाँ हैं उन हरिजन बस्तियों को जब तक इलेक्ट्रीफाई नहीं किया जाए तब तक वो गांव इलेक्ट्रीफाई नहीं माना जाता। ये सरकार की नीति है, बिजली बोर्ड की नीति है। आपसे मैं निवेदन कर जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय कि क्या झुंझुनू जिले में 21 ही गाँव ऐसे हैं हरिजन बस्तियाँ जिनमें बिजली की सुविधा नहीं थी? मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि ये प्रस्ताव जो आपने कहा 21 ही प्रस्ताव पास हुए हैं, ये प्रस्ताव मिलने का क्या तो क्राइटेरिया है? कैसे प्रस्ताव आते हैं? किसकी जिम्मेवारी है? कौन देता है? आपके अधिकारी जिले में बैठे रहते हैं और जो जहाँ हरिजन बस्तियों की आवश्यकता है उनके प्रस्ताव न तो लेने की चेष्टा करते हैं और जो कोई आ जाता है उसको सही तरह से मॉनिटरिंग करने की चेष्टा नहीं करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी जानना चाहूँगा कि क्या आपके अधिकारी जिले में जो बैठे हैं पंचायत समिति की मीटिंग में, जिला परिषद की मीटिंग में जाकर और जो आवश्यक बस्तियां हैं लाभान्वित करने के लिए उनके बारे में कोई भी कहीं विचार विमर्श होता है, या जानना चाहूँगा? माननीय अध्यक्ष जी, 98, 99, 99, 2000 इनमें 21 बस्तियों के बारे में प्रस्ताव हुए थे। 16 की मंजूरी हो गई, 16 को विद्युतीकृत कर दिया गया और 5 जो शेष रह गई हैं जिनके लिए राशि भी स्वीकृत हो गई है। छोटा बस स्टैंड नवलगढ़, अंबेडकर नगर नवलगढ़, हरिजनवास नुआ, ढाणी चूनाकी, ढाणी धीर सिंह, कोठी पथाना, ये 5 शेष जो रह गई हैं ये अब कर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मेरी जानकारी है समाज कल्याण अधिकारी जिला परिषद की जो मीटिंग है उसमें भी पहुँचते हैं, पंचायत समिति की मीटिंग में पहुँचते हैं और जो बस्तियाँ हैं इनको जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें वहाँ के अय्यन, वहाँ का अय्यन और समाज कल्याण अधिकारी और वहाँ का सरपंच या वार्ड मेंबर जो भी होता है, ये 3 बैठ करके उसको निश्चित करते हैं और वो लिस्ट फिर आगे बढ़ाई जाती है और वहाँ मंजूरी हो जाती है। उसका तरीका ये है कि चूँकि पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी बस्ती हैं उनका विभाजन किया हुआ है, जिलेवार उनका अलॉट किया है कि ये इतने
बस्ती यहाँ दी जाएगी, इस ज़िले में दी जाएगी, उस ज़िले में, तो उसके अनुकूल वो व्यवस्था देखते हैं। ज़्यादा हैं तो उनमें से ये छांट लेते हैं कि कितना कौन सी बस्ती सुविधाजनक तरीके से पहले की जा सकती है, उसको ले लेते हैं, बाद के अंदर जो शेष रह जाते उनको करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समितियों की मीटिंग जाते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि एक भी मीटिंग में जिला परिषद की में और एक भी मीटिंग हमारी पंचायत समिति की मीटिंग में आपके विभाग का अधिकारी आज तक नहीं गया है। आपको दोष नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन क्या इस प्रकार का आप आज्ञा जारी करेंगे या सुनिश्चित करेंगे कि वो उन मीटिंग में जाकर और लोगों से प्रस्ताव लें, ताकि ये समाज के उस वर्ग के हित की बात है जिसके लिए हम अधिक से अधिक उनको लाभान्वित करना चाहते हैं। सरकार के पास पैसा है, केंद्र से रुपया आता है और हमारे पास भी रुपया है, उसके बावजूद भी आपके अधिकारियों की शिथिलता के कारण उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप इसमें थोड़ी सक्रियता लाइए और आपके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी सही है, लेकिन आपके अधिकारी वहाँ कार्य नहीं कर रहे हैं, वरना 21 ही अर्जन बस्तियाँ वहाँ से लाभान्वित होती। ये बात कोई संभव नहीं है, मानने लायक नहीं है। अध्यक्ष जी, वैसे तो खैर समाज कल्याण का सवाल है, लेकिन ये विद्युत मंडल से भी सीधा संबंध रखता है। अभी जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि 16 बस्ती तो लाभान्वित हो चुकी हैं और 5 में स्वीकृति हो गई है, कार्य प्रगति पर हो जाएगा डिमांड नोट के पैसे वगैरह जमा होने पर। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, जिस तरह से विद्युत मंडल एक वित्तीय वर्ष में कुओं के ऊर्जीकरण का या गांव के विद्युतीकरण का कार्यक्रम हाथ में लेता है, उसी तरह से हरिजन बस्तियों का कार्यक्रम भी हाथ में लेता है। इस वर्ष 150 हरिजन बस्तियों का पूरे राज्य में कार्यक्रम हाथ में लिया गया था, तो उसी के अनुरूप लगता है कि 21 बस्तियां वहां पर ली गई होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी को ये निर्देश ऑलरेडी हैं कि जो भी जिला परिषद की मीटिंग है, पंचायत समिति की मीटिंग है, उनके अंदर आवश्यक रूप से पहुँचे। मैं उसकी जांच करवा लेता हूँ, मैं उसकी जांच करवा लेता हूँ। अगर वो नहीं पहुँचे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समिति में आज तक कोई अधिकारी गया हो? आज तक? आप एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि इन हरिजन बस्तियों को आप जैसे पंचायत में पूरी में तो बिजली है और हरिजन बस्ती जो है उसमें बिजली नहीं है, उनका क्या तरीका है, किस तरीके से आप बिजली देंगे उनको? अप्लाई किए हुए उनको 12-12 महीने हो गए। आपके समाज कल्याण से तो आप छोड़िए, वो निजी लगाना चाह रहे हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है? आपको बिजली मंत्री जी से कह रहा हूँ ना, आप खेती में तो तुरंत ये कहते हैं कि आज अप्लाई करो और कल मिल जाएगा, फिर ये घरों में क्यों नहीं है? ये माननीय सदस्य ने सही कहा है कि कृषि कनेक्शन, प्लीज बात नहीं, कृषि कनेक्शनों का जहाँ तक सवाल है, अनुसूचित जाति के लोग किसी भी अपने कृषि के कुएं पर कनेक्शन की मांग करते हैं, उन्हें तुरंत कनेक्शन दे दिया जाता है। जहाँ तक घरेलू कनेक्शन का सवाल है, पहले भी माननीय सदस्य गुड़ा से आते हैं, उन्होंने भी एक नीतिगत सवाल उठाया था और वो एकदम सही है। हम नए गांव का विद्युतीकरण करते हैं तो उस गांव का विद्युतीकरण जब तक नहीं माना जाता है, जब तक उस गांव की, जो मैं कहना चाहूँगी राजस्व गांव की जो बसावट की भूमि में कोई यदि हरिजन कॉलोनी है या हरिजन बस्ती है, जब तक उसका विद्युतीकरण नहीं करेंगे तब तक गांव का विद्युतीकरण नहीं माना जाएगा। जहाँ तक दूसरा सवाल आपने रखा है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, चूँकि घरेलू कनेक्शनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई अलग से प्रायोरिटी की तो बात नहीं है, लेकिन ST SC के जो लोग भी कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं और यदि वो उस आबादी क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें भी वही 1200 रुपये की जो है गाँव के लिए व्यवस्था है, उसके अंतर्गत उन्हें कनेक्शन दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष, दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय बिजली मंत्री बीच में आ गए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने एक बताया कि इतनी कॉलोनियों को हमने चिन्हित किया है इस साल भर में,
तो क्या तो आधार है आपका चिन्हित करने का? 100 से ऊपर जो आपने कॉलोनी के लिए कहा है, तो किस आधार पे आपने उनको चिन्हित किया है? और क्या क्राइटेरिया के हिसाब से आप वहाँ बिजली पहुँचाते हैं? रुपया देगा आपका समाज कल्याण विभाग, चिन्हित करोगे आप, इसलिए दोनों में क्या कोऑर्डिनेशन है, ये आप बताएं। अध्यक्ष महोदय, जो राजस्व गांव हैं, जैसे अभी आपने जवाब में बताया कि ये बस्तियां ज़्यादातर वो हैं जो ढाणियों के हैं। जो राजस्व गांव हैं उसमें बसाउट केस में जो लोग कनेक्शन ले लेते हैं, कोई बस्ती वो तो उसमें आ ही जाता है। और उसके बाद में जो हरिजन बस्ती, जहाँ की जिस गांव में विद्युत का तंत्र है और उस गांव की बसाउट में उसको तो प्राथमिकता देते हैं, या फिर जो नज़दीक की बस्ती होती है उसको भी प्राथमिकता देते हैं। और फिर जो चयन का जहाँ तक सवाल है, ये बात माननीय जो सदस्य ने, हमारे मंत्री जी ने जो बात कही कि इसमें इनके विभाग के अधिकारी भी होते हैं और विद्युत मंडल के अधिकारी होते हैं, और वो बैठ कर के प्रपोजल्स बनाते हैं, और फिर उसके उन प्रपोजल्स में जो ज़्यादा आवश्यकता जहाँ है और जहाँ पर तंत्र वहाँ जहाँ पर तंत्र है विकसित हुआ है, उन बस्तियों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकृत करते हैं। और ये बात सही है कि मांग तो बहुत ज़्यादा बस्तियों की है, लेकिन टारगेट 150 के हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे 2 मई को इस पर चर्चा भी होगी, सभी 150 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण की कार्रवाई करीब करीब पूरी हो गई है इस वर्ष की। श्री हेमाराम। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी ये कहा कि जब कोई नया गांव इलेक्ट्रीफाइड होता है और उस गांव की हरिजन बस्ती जब तक इलेक्ट्रीफाइड नहीं होती उस गांव को इलेक्ट्रीफाइड नहीं माना जाता है, पर ये बात सही नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे हजारों गांव हैं जो इलेक्ट्रीफाइड है और हरिजन बस्ती में कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा, ट्रांसफार्मर दूसरी जगह लगा है और हरिजनों को एक भी उस गांव में विद्युत कनेक्शन नहीं मिला। और आपकी ये नीति, तो आप ट्रांसफार्मर जो फर्स्ट ट्रांसफार्मर लगाते हैं वो आप हरिजन बस्ती में ही लगावे और नहीं लगे आज से पहले इसकी आप क्या जांच करवा के इस तरह का जिन अधिकारियों ने ये गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये मेरा भी साथ ही दे दें उत्तर उसमें। अध्यक्ष महोदय, पाटन एन के नीचे डोकन गांव है और डोकन सारा विद्युतीकरण है। खाली हरिजन बस्ती जो है 12 महीने से उनके फार्म भरे हुए हैं और आज तक उनके डिमांड नोटिस जारी नहीं हुए। वो जब जाते हैं डिमांड नोटिस के लिए तो 7-7 हज़ार रुपये की बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो विद्युतीकरण हो रहा है उसके अंदर तो उनको कनेक्शन दिलाइए। अध्यक्ष महोदय, घोड़ा मालिनी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, ये गांव 2 तरह के हैं राजस्व गांव। एक वो हैं जो 1991 की जनसंख्या पर आधारित हैं, एक वो हैं कि उसके बाद में गांव में से नए राजस्व गांव बने हैं। इन नए राजस्व गांव में जिनमें विद्युत तंत्र नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन 1991 की सेंसस के आधार पर जो गांव हैं और जो विद्युतीकृत हुए हैं उसमें उस गांव के हरिजन बस्ती में कनेक्शन जरूर दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि ट्रांसफार्मर वहाँ रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं। और यदि कोई स्पेसिफिक मामला इस तरह का आएगा मैं उसकी जांच कराऊंगा और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा कि बिना हरिजन बस्ती को विद्युतीकृत किए उन्होंने गांव को कैसे विद्युतीकृत घोषित कर दिया। डोकल गांव की आपने जो बात कही है, यदि उस बस्ती के लोग उस गांव की बसावट की जो भूमि है उसके अंदर बसे हुए हैं तो उनसे 1200 रुपये वसूल किए जाएंगे, 7000 रुपये नहीं वसूल किए जाएंगे। मैं इसकी जांच करा लूंगा और यदि ऐसी बात है तो मैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। छोटी गर्ज मारी भी है सेंसस के बाद जो हमारे बिजली मंत्री जी जो बना उसके संबंध में हरिजन क्या बस्तियों नीति के है? बाद से 1 मिनट 91 की सेंसस के बाद में जो राजस्व गांव है उस गांव में हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिए क्या योजना? हमारे विद्युत मंत्री जी कह रहा है कि हरिजन की बस्ती के मैंने जो 150 गांव बताया है, पर हमारी यह निवेदन है कि हरिजन की बस्ती के मैंने जो एमएलए का कोर्टों में भी पीछा दिया, वाकई मैंने भी 5-5, 4-4 महीना हो गया। हमारे एक खान को खेड़ो, हमारे एक आरणी है, हमारे उम्मेदपुरा पंचायत में उठे एक खेड़ो है और ये 5-4 गाँव के मैंने एमएलए के कोर्टों में पीछा दिया है, जिसका मैंने 6 महीना हो गया हो या आज तक एक भी थोड़े काम शुरू न करियो। दूसरी निवेदन यह है कि जो एमएलए के कोर्टों में जो पीछा देवे तो ये मंत्री जी यह का विभाग का महीनों भी उनका महीने उदितकरण का महीना कतरा पीछा देवे है, यह भी मैं निवेदन करूँ हमारी जो बता देवे। कहना चाहूंगी कि अधिकारियों के खिलाफ जो आप कार्रवाई करते हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है।
मैं आपको 295 में लिख के भी दे चुकी हूँ। मेरे यहाँ पर 2 बार मैंने आपको लिख के दिया है। गाँव में डीपी जली हुई है, लेकिन आज तक उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तारों की चोरी हो गई है, लेकिन सुनने वाला नहीं है। आप सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं। मैं आपसे इसका सवाल का जवाब चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, बिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने नए राजस्व गांव के संबंध में कहा है, वहां का जब गांव का विद्युतीकरण किया जाएगा, आवश्यकता के अनुसार जब वहां कनेक्शंस की मांग होगी, तो उस गांव में भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रेफरेंस होगी। माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्य ने कहा कि वहाँ पैसे जमा हैं, कनेक्शन नहीं हुए। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। अब की बार हमने एक अभियान चलाया था कि घरेलू कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 4 लाख कनेक्शन बकायदा सबको दें। तो 4 लाख सब ज़्यादातर लोगों को डिमांड नोटिस जारी किए गए। 3 लाख लोगों ने डिमांड नोट के पैसे जमा करा दिए। उनमें से 2.25 लाख लोगों को कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं और 75,000 अभी पेंडिंग में, 70 या अब 65 हो गए होंगे। पिछले ये 1 महीने पुराना फिगर दे रहा हूँ। तो इनको सबको आने वाले 2-3 महीने में, हमारी कोशिश तो ये थी 31 मार्च तक दें, लेकिन अब 30 जून तक सबको कनेक्शन देंगे। और एक आपने जो सवाई माधोपुर से जो माननीय सदस्य हैं, निश्चित रूप से 295 में भी उठाए, मेरे पास ये गया, पहले भी सवाल उठाए। इनके जो गांव हैं उनमें अध्यक्ष महोदय क्या है कि एक तो विद्युत के तारों के चोरी के मसले हैं और कई बार चोरी हो गए, तो इस एक दिक्कत है। फिर हमने अब किया है कि ऐसे गाँव में जो क्षतिग्रस्त हैं, विद्युत तार चोरी जाते हैं, उनके लिए हमने मंडल की ओर से क्या, यदि 50,000 रुपये तक का यदि खर्चा आता है उनको कनेक्शन हम दे देंगे। बाकी में दिक्कत है कुछ जो डीपी जलने वाली बात है, डीपी जो जलती है उनको हम रिप्लेस करते हैं, लेकिन कई जगह डीपी जली हुई रहते हैं। प्रायोरिटी उन गाँवों को देते हैं जिन गाँव में विद्युत बिल के पैसे बकाया नहीं होते हैं। इनके गाँवों को मैंने देखा है उनमें ज़्यादातर में पैसे बकाया हैं। जिनमें बकाया नहीं है, उनको निश्चित रूप से जल्दी कर दिया जाता है। मैं करवा दूंगा। और बकाया है उनमें जरा आप पैसे थोड़े जमा करवाएं। मंत्री जी, आपको अधिकारी लोग गलत रिपोर्ट देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल जमा है, पूरी तरह से जमा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अधिकारी आपको गलत रिपोर्ट देते हैं। मेरा आपसे यही तो निवेदन है, जो आपके अधिकारी आपको बोल देते हैं आप उस पर यकीन कर लेते हैं। नहीं, आपको एक विधायक बोल रही है, मैं आपको बार-बार कंप्लेन करती हूँ, लेकिन आपको बोलना चाहिए। माननीय, आपको जो भी एक अधिकारी लिख के दे देते हैं आप उस पर यकीन करते हैं। आप मेरी बात पे यकीन करिए ना। मैं आपको कह रही हूँ वहाँ पे पूरे बिल जमा है, पैसे जमा है। नहीं, आप सिर्फ यही कहते हैं हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। मेरा आज इसीलिए आक्रोश है। अध्यक्ष महोदय, जिन गाँव में विद्युत बिल का कोई बकाया नहीं है वहाँ मैं 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगवा दूंगा। आप मुझे अभी सूची दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, नए मजरे और डाणियों में आपके विभाग के अधिकारी कहते हैं और 1.5 कनेक्शन आपके विभाग के अधिकारी कहते हैं कि उनके अधिकारी की कोई योजना नहीं है। तो हमारी निवेदन है कोई भी पैसा बाकी नहीं होगा लगा देंगे। ऐसा तो कोई गांव निकल ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को 100 रुपया बकाया होगा, 3 लाख रुपया आपकी हुई। 3 लाख रुपया एमएलए का फंडू दिया और वह 3 लाख रुपया जो 6 साल का है और वह लेफ्ट हो जाए तो वह जिम्मेवारी आपकी होगी। वह 3 लाख रुपए की जिम्मेवारी आपकी होगी। वह 6 साल का पैसा है, वह 6 साल का पैसा 3 लाख रुपया एमएलए का फंडू दिया, वह लेफ्ट हो जाला, वह जिम्मेवारी आपकी होली। 3 लाख रुपया आपकी फंड मुदेला। देवी जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि जैसे एसटी वालों के लिए माडा योजना है लाइट के लिए, इसी तरह एससी के लिए भी कुछ इस तरह की योजना है, बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पर स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत वो पैसा निर्धारित होता है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 17.29 है, उसके अनुकूल वो पैसा कंपोनेंट प्लान का उस विभाग में चला जाता है और वो इतना खर्चा उनको हरिजन बस्तियों पर, हरिजन गांवों के ऊपर करना पड़ता है। मैं जानकारी चाहता हूँ कि पिछड़ी जाति की जो बस्तियां हैं उनमें भी क्या आप इस प्रकार विद्युतीकरण की योजना लागू करने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकांश गांवों में जो है हरिजन बस्तियां जो गांव से दूर बसी हुई हैं, और जब भी जो है किसी भी गांव को नया इलेक्ट्रीफाइड जब होता है तो वहां से ट्रांसफार्मर गांव के दूसरी साइड जब लगते हैं, और जब भी हरिजन बस्ती के लोग जो है कोई मकानों में लाइट लेना चाहते हैं, आज मेरे
झालावाड़ जिले में डग विधानसभा पिड़ावा में सभी दूर जो है एक एक मकान के कनेक्शन के लिए उनके पास 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये के डिमांड नोटिस निकले हुए हैं। ना तो समाज कल्याण विभाग भी उस तरफ ध्यान देता है, ना बिजली बोर्ड उस तरफ ध्यान देता है। ये सुनिश्चित होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, दोनों मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन बस्तियों से फाइलें भरी मकानों के लिए, उनके लिए समाज कल्याण मदद करेगा या बिजली बोर्ड मदद करेगा, वो दोनों के चक्कर में जो गांव वाले घूमते फिरते हैं दोनों। ट्रांसफॉर्मर कहीं भी लगा हुआ हो, उससे कनेक्शन के इस डिमांड नोट के पैसे का कोई संबंध नहीं है। यदि वो गांव की बसावट में है तो 1200 रुपये लिया जाएगा, और यदि बाहर है तो उसका डिमांड नोट बढ़ सकता है। श्री बोलराज, जैसा माननीय गुड्डा मालानी वाले सदस्य ने पूछा कि बोर्ड ने ऐसे आदेश दे रखे हैं, कोई भी नया गांव इलेक्ट्रिफाइड होगा उसमें ट्रांसफार्मर हरिजन बस्ती में लगेगा और उसके बिना वो गांव घोषित नहीं होगा, और उसका सर्टिफिकेट संबंधित देता है कि ट्रांसफार्मर हरिजन बस्ती में लगा है। मेरा इसमें पूछना यह है कि मंत्री महोदय इसको टाल गए हैं कि ये आदेश आपने कब निकाला और उसके बाद में इसकी पालना हुई कि नहीं हुई, इसके संबंध में आपको क्या कहना है? क्या आप इसकी जांच करेंगे और जिन अधिकारियों ने फर्जी सर्टिफिकेट दे करके आपसे गांव घोषित करा लिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर गांव में लगता है, वहाँ पर जो ज़मीन उपलब्ध होती है वहीं पर लगता है, और ये भी देखा जाता है जिससे गांव की आबादी को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो। कई बार गांव के बाहर भी लगा देते हैं और कई बार अंदर भी लगाना पड़ता है, कई बार हरिजन बस्ती के नज़दीक लग जाता है, कई बार दूर। लेकिन यही व्यवस्था की गई है कि गांव इलेक्ट्रिक आप इसको टालो मत। नहीं, कोई टालने वाली नहीं, कोई इस तरह आदेश में ये साफ लिखा है कि हरिजन बस्ती में लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा कोई तो गांव घोषित नहीं होगा। ऐसा आदेश नहीं है। ऐसे सर्टिफिकेट दिए उसके बाद नहीं, कोई आदेश नहीं है। यही आदेश है कि गांव को इलेक्ट्रीफाइड जब किया जाएगा जब उस हरिजन बस्ती के अंदर विद्युत का कनेक्शन दे दिए जाएंगे या वहां पर विद्युत की व्यवस्था कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो उसके लिए क्या पहले जमीन सरेंडर करानी पड़ती है? ये तो बिल्कुल ही मुझे तो माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से ये पूछना है कि ये जो हरिजन शब्द है, ये उचित है क्या हरिजन शब्द कहना, और ये कहाँ से पैदा हुआ? अगर बहुत उचित हो तो आप हरिजन कहलाने के लिए मैं आपसे कहूँ आप हरिजन हो, तैयार हो इस बात के लिए? बेकार की बात है सर, मेरे को ये कहना है। गांधी जी ने भी कहा था हरिजन, तो तुम गांधी जी का भी कहा हुआ शब्द है साहब ये तो। अध्यक्ष महोदय, हरिजन शब्द है वो शेड्यूल कास्ट के लिए एक कलंक का शब्द है। इसको अगर मैं व्याख्या करूं आज तो ये आप व्याख्या कर रहे हैं सर, ये देवदासी होती थी हरिजन। हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ सर, भगवान का जन। मेरे को साहब मेरी पार्टी में इसको गाली शब्द मानते हैं। इससे कोई क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ हरिज और दुकान में दूसरा माल ही नहीं है। ये जो देवदासियां होती थी मंदिरों में, और जब वो मंदिरों में देवदासियां होती थी और उनके अवैध हो गए बच्चे, और जब अवैध बच्चे हो गए तो उनको बताने के लिए ये नाम दिया गया हरिजन। और जो हरिजन है वो आप उनको नाम था, न कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो इनके लिए हरिजन शब्द उचित नहीं है। आप भगवान नहीं दायमा साहब, भगवान का अर्थ क्या है? भगवान तो आप सब लिखा करें ना अपना अपना हरिजन लिखो, आप तो लिखो। मैं कहता हूँ आप भगवान की व्याख्या बता दें दायमा साहब। अपने आप को कहो मैं हरिजन हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आसन पैरों पर आप क्या कर रहे हैं? बैठिए, आप बैठिए। मैं एक ऐसी बात बताइए सर, नाराज होने की बात नहीं। नाराज नहीं है, ठीक है ना सर? आपने बता दी बात। कोई ऐसी बात भी नहीं कही जो साहब। अध्यक्ष महोदय, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 537। जी हाँ, ये सही नहीं है कि दिनांक 12/1/99 को राज्य सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से बोर्ड भंग कर प्रशासक नियुक्त किया था, बल्कि वक्फ एक्ट के प्रावधानों के अनुसार
5 वर्ष की अवधि के उपरांत भी 3 साल से अधिक की अवधि निकल गई थी तथा कई सदस्य जो एमएलए और एमपी की हैसियत से सदस्य थे वे नहीं रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रशासक नियुक्त किया जाना उचित समझा गया। सेकंड, ये सही नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस प्रकार का विवेचन करते हुए प्रशासक की नियुक्ति को अपास्त करना भी उचित नहीं मानते हुए यह आदेश किया गया कि बोर्ड का पुनर्गठन 11/7/99 तक कर दिया जाए। तदनुरूप बोर्ड का गठन किया जा चुका है। तीसरा, प्रश्न की बिंदु संख्या 1 व 2 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है, जिसके अनुरूप प्रशासक द्वारा लिए गए निर्णय का निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 4, प्रश्न की बिंदु संख्या 1 व 2 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। 5वां, जी हाँ, बोर्ड एवं राज्य सरकार न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। माननीय न्यायालय ने प्रशासक द्वारा किए गए कार्यों को निरस्त किए जाने का आदेश पारित नहीं किया है। केवल 6 माह में बोर्ड पुनर्गठन अनिवार्य की थी, जो दिनांक 12/7/99 तक तकमील हुई। 6, प्रश्न की उपरोक्त बिंदुओं के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, अतः किसी के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं उठती। 7वां, जब नियम विरुद्ध एवं अनियमित कार्य होना ही नहीं पाया गया तो जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री रमजान खान। अध्यक्ष महोदय, माननीय वक्फ मंत्री जी ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा गोलमोल उत्तर दिया। मैंने तो खंड 1 में ये पूछा था कि क्या दिनांक 12 जनवरी 1999 को सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से बोर्ड भंग कर प्रशासक नियुक्त कर दिया था। अब इसके जवाब में इन्होंने ये कहा है कि 12/1/99 को राज्य सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से बोर्ड भंग करके प्रशासक नियुक्त नहीं किया, बल्कि वक्फ एक्ट के तहत प्रशासक नियुक्त किया। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि कौन सा वक्फ एक्ट के नियम के तहत आपने बोर्ड भंग के प्रशासक नियुक्त किया? नंबर 1। कौन सा नियम के तहत आपने भंग किया था? आप कह रहे हो हमने तो वक्फ एक्ट के तहत किया। देखिए, जिस आदेश के तहत, मेरी बात सुनिए, आप आदेश के नियम बताओ। नहीं, नियम बता रहे हैं आपको। हाँ, वो एक बता रहे हैं। आप सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो सेक्शन राज्य सरकार को इस प्रकार कदम उठाने का अधिकार देता है, मैं माननीय सदस्यों के सामने वो पूरा अधिकार पढ़ के सुना रहा हूँ। If the state government is in the opinion that board is unable to perform or has persistently made default in the performance of duty imposed on it by or under this act or has exceeded वक्फ एक्ट की धारा है 99, सेक्शन 99 में हम भी तो देखेंगे। मैं ये वक्फ एक्ट है जिससे गवर्न होते हैं हम। सेक्शन बताइए ना, जिसमें पावर से गवर्नमेंट को ऐसा करने का। मोहम्मद भाई राजा, हाँ, ये बता रहे हैं आपको। ऐसे कदम उठाने का अधिकार है अध्यक्ष महोदय। मैं आपको अवसर दूंगा। धारा 99 में बोल रहा हूँ। मैं अवसर दूंगा। मोहम्मद भाई राजा, तो बताओ कौन मैं आपको सेक्शन 99 सेक्शन, ये मेरे हाथ में किताब है। ऑर्डर प्लीज। लॉ ऑफ वक्फ, ये किताब जो है वक्फ एक्ट है मिलॉर्ड। सेक्शन 99, सेक्शन 99 जो मैं इनको पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसने ये अधिकार दिया गवर्नमेंट को कि अनियमितता करने वाले किसी भी
चेयरपर्सन और बोर्ड को किस तरह से हटाया जा सकता है, ये जो आदेश हुआ सुपरसीड किया जाता है। 13 में हुआ, इसमें स्पष्ट इसमें लिखा हुआ, ये कौन से 99 पढ़ रहे हैं आप? आपने जो ये आदेश में लिखा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 13 ऑफ द वक्त एक्ट 95 एंड ऑल अदर पावर्स इनेबलिंग इन दिस बिहाफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर बाय रिसाइन In the performance of the duty imposed on it by or under this act has exceeded or abused its power or has validity and without आपको समझ के बाहर नहीं है मोदी जी। अध्यक्ष महोदय, प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार नहीं रखते। प्रोफेसर सवरलाल, एक माननीय प्रश्न के आप बैठिए पहले। मोहम्मद भाई, मंत्री जी पढ़े हैं, आप सुनना नहीं चाहते, जवाब लेना नहीं। आप अगला प्रश्न ले अध्यक्ष महोदय। मोहम्मद भाई राजाद, उनकी बात तो सुने साहब। मोहम्मद भाई राजाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ऑर्डर। हाउस में मोडिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठे बैठे क्या बोल रहे यहाँ हैं? सवाल उसका नहीं है। वक्फ एक्ट भारत सरकार ने बनाया है। तो भाई सुनिए, नसीराबाद से आने वाली माननीय सदस्य, भारत सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया, उसके नहीं आया और उसके बीच में ही सवाल कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इंटरव्यू भी जवाब तो आने दो मंत्री जी का। अलाउ किया है, आपको क्या अधिकार है? भाई मंत्री जी को जवाब तो आने दीजिए आप। बैठ जाइए। नहीं, कैसे बैठ जाइए आप? वक्त की ऐसे परिभाषा कैसे बोल रहे क्या हैं है? आप? क्या होता है वक्त? ये सेवा दल नहीं बैठ जाइए, अध्यक्ष मंत्री जी जी ने का अलाउ जवाब किया, आने बैठ दीजिए आप जाइए। पहले। आप प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भैया मेरा जवाब निवेदन- आने दीजिए अध्यक्ष महोदय। ये कौन बैठिए। से नियम के तहत बोल रहे हैं इस तरह? बिना जवाब आए ही माननीय सदस्य बीच में बोल रहे हैं। मंत्री जी का पहले जवाब आने दीजिए, मंत्री जी को मौका अवसर मिलेगा, इसके वो बाद में जवाब आपको देंगे। जो भी जानकारी लेनी हो जानकारी लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इसमें यह है कि हमने ये पूछा कि आपने किन शक्तियों और अधिकारों के तहत वक्फ बोर्ड को भंग करके प्रशासक नियुक्त किया। और अरे भाई अब आप सुनिए तो सही, सुनिए। माननीय मंत्री जी ने सेक्शन 99 ऑफ द वक्फ एक्ट पढ़ना शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति है, आप कहें तो हम सदन पटल पर रख दें पेपर। राज्य सरकार ने जो नया वक्फ बोर्ड का गठन किया है, वो सेक्शन 99 के राज्य सरकार की शक्तियों का उपयोग करते हुए नहीं किया है, बल्कि सेक्शन 13 में किया है। सेक्शन 13 के प्रोविजन में पढ़ के आपको सुना दूं। सेक्शन 13 जो वक्फ एक्ट है, जो राज्य सरकार ने जो अब इनको जवाब देने दीजिए। उनको देने लेट द मिनिस्टर अध्यक्ष जी, रिप्लाई। राज्य सरकार ने जो पूर्व अध्यक्ष को हटाया है उसमें 99 और जो अगर आप चाहें जो ऑर्डर है मेरे पास में वो भी पढ़ के सुना दूं। हमारे पास आपको देखिए, प्रश्नकर्ता ने क्या किया है अध्यक्ष जी, बहुत ही एक कोर्ट जजमेंट पर आपत्ति हमको क्या होती है? आपके जैसे थोड़ी है कोई। हमको हमारी शार्पनेस है, हमारी बुद्धिमत्ता है, इनकी जैसे इस शब्द को एक्सपेंस करता हूँ, इसको कार्रवाई से निकालिए। शब्द को एक्सपेंस करता हूँ। क्या तरीका हुआ? अध्यक्ष महोदय, आगे दे दिया। नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उपयोग किया, उसको भी एक्सपेंस किया जाए। को भी आपने अभी कर सकते हैं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन है इससे ये कोई संबंधित। तरीका थोड़ी है। उसको भी अध्यक्ष जी एक्सपेंस करवाइए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी क्वेश्चन लगा हुआ है। उसको भी एक्सपेंस करवाइए, एक्सपेंस करवा दीजिए प्लीज। मेरा भी क्वेश्चन लगा हुआ आपका है। प्रश्न तो आगे है, पहले इनको रिप्लाई देने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा। आपका क्वेश्चन बहुत आगे है। अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन के हर मान्य सदस्य को, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, और मैं ये यकीन से और ईमान से इनको बताना चाहता हूं कि क्या उनकी मंशा पूर्व अध्यक्ष के हमदर्दी में है या इंक्वायरीज के लिए
राज्य सरकार ने बारिश में है या उसकी हमदर्दी में? हमारा ध्यान आपके माध्यम से माननीय आप ये बताइए मुझे। मैं न्याय अदब के साथ कह रहा हूँ, हमारा मकसद आसन के जरिए राज्य सरकार ने जो इरेगुलरिटीज किए, जो अनियमितताएं किए, जो गलत काम किए, उनकी तरफ ध्यान दिलाना। वक्त मिनिस्टर प्रेसाइड करता है, इन्होंने कोई एक गलती की है। आपके माध्यम से मेरा मकसद और हमारा मकसद केवल आसन के जरिए, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से राज्य सरकार ने जो अनियमितताएं की है, और अनियमितताएं की है, उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना है। हमारा मकसद किसी को बचाना या किसी को फंसाना नहीं। आप सुनिए, आप मुझे अध्यक्ष जी, प्रश्नकर्ता माननीय फैजान साहब, मंत्री जी, मैंने आपको मौका नहीं दिया है। मंत्री महोदय ने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले उनको हाई कोर्ट का डिसीजन पढ़ के सुना रहा हूं। पहले उनको आना दीजिए। माननीय सदस्य आदरणीय रमजान खां साहब ने जो सवाल पूछा है, उसमें इसमें जो जिस से पूछा है, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। सुनिए, इसमें क्या बात है सीपीवी, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है इन्होंने, क्या ये भी सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जोधपुर ने रीट संख्या 154/99 दिनांक 19 मई 1999 में राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश इलीगल एंड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ रिप्लेसिंग द एंटायर बॉडी ऑफ द बोर्ड घोषित किया गया। अब आप इसका जवाब सुनिए। आप क्या ये हाईकोर्ट का फैसला नहीं है? क्या आप में जवाब दे रहे हो? नहीं है क्या मैंने जो पूछा जो भाई वक्त आप कह रहे हो जवाब दे सको। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, जवाब आने दो। इसीलिए मैं कह रहा हूं मंत्री जी का जवाब आने दो। अध्यक्ष मुझे क्या हो रहा है? जवाब तो सुनिए, जवाब दे रहे हैं मंत्री जी। अध्यक्ष उस जवाब को भी सुनिए। मंत्री जी का जवाब सुनने से पहले जवाब तो सुनना नहीं चाहता, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। आप इन्हें बिठाइए। ठीक है, अध्यक्ष महोदय ने नाम पुकारा नहीं है, आप अव्यवस्था कृपया ना फैलाएं। अध्यक्ष महोदय ने आपका नाम नहीं पुकारा है, अध्यक्ष महोदय ने आपका नाम नहीं पुकारा है, आपको क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ नहीं किया है। आप किस अथॉरिटी से बोल रहे हैं? आप बैठिए। आप अध्यक्ष महोदय करेंगे, आप मुझे नहीं कह सकते। मैं चीफ व्हिप हूँ, मैं सरकारी मुख्य सचेतक, मैं सरकारी मुख्य सचेतक हूँ, मैं सरकारी, मैं आप ये नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, ये आप ये नहीं कह सकते। अध्यक्ष को संख्या एक का जवाब तो अभी तक दिया ही नहीं, और ये खंड 2 में जा रहे हैं। पहला एक का तो जवाब दिलाइए कि किस नियम के तहत आपने प्रशासक नियुक्त किया, मैंने ये पूछा था। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूँ माननीय सदस्यों को कि आप सुकून से मुझे सुनेंगे तो आपको पूरा ज्ञानवर्धन होगा। अध्यक्ष जी, ये जो पैराग्राफ का एक कंटेंशन, ये ऑनरेबल, आप सुनिए, लिसन, ये ऑनरेबल शिवराज पाटिल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल वी.एस. बोगजे जस्टिस की डीबी से, जो कि माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष शौकत अली अंसारी अपने पहली पिटीशन में हार गए तो डीबी में गए। अब मैं आपके सामने वो पेरा पढ़ के सुना रहा हूं जो फर्स्ट, मैंने जो प्रश्न पूछा उसको मुझे आप एक्सप्लेन करिए। आपकी क्या आप सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं, और मैं सत्य को उजागर करना चाहता हूं। मैं झूठ बोल रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने जो खंड 2 में जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप आगे पीछे कहां जा रहे हैं? खंड 2। The learned single judge dismissed the petition with the certain observation. The learned single judge held that though there is no specific provision for appointing an administrator in new act, there was no provision to contrary also prohibiting such an appointment. Ultimately, the petition was dismissed, expressingly hope and trust that the government shall constitute the new Waqf board as early as possible
preferably within a period of 6 months from 12/1/99, agreed by the order the petitioner held filed this appeal. So आगे डबल बेंच का फैसला जो आया वो पढ़ के महोदय मैं पढ़ के सुनाता हूं। डबल बेंच के लिए पूछा है, डबल बेंच का डिसीजन। अब उसके बाद श्री राम स्वरूप मीणा, मिलॉर्ड इनका क्वेश्चन आ गया है आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इससे संबंधित एक अलग से प्रश्न है। भूतपूर्व चेयरमैनों के वित्तीय अनियमितताओं के बारे में मैंने 4 बातें आपसे पूछी थी। इनका क्वेश्चन इससे ही संबंधित है साहब, इससे ही संबंधित है, इससे संबंधित मेरा भी 10वां क्वेश्चन है साहब। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे अलाउ किया है। ये तो 13 नंबर पे है माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कैसे बताना? अरे यार वो सवाल अलग है। क्यों नहीं सोचा? इससे संबंधित क्वेश्चन है मेरा, इससे संबंधित क्वेश्चन है। आप कौन होते मुझे रोकने वाले? माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे अलाउ किया है। आप बीच में खड़े हो गए, मुझे अलाउ किया उन्होंने। आप कैसे खड़े हो गए? हाई कोर्ट में अपील हुई और हाई कोर्ट डबल बेंच ने जो फैसला दिया है वो आप डबल बेंच का फैसला सुना रहे हैं। डबल बेंच का फैसला हाई कोर्ट का डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटर के रिप्लेसिंग the entire body of the board, no provision appointment of an administrator by order dated 12 January 1999 was illegal illegal of law। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं? महोदय मैं आपके माध्यम माहिर जी आप राज्य मेरे 2 प्रश्न हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था भूतपूर्व चेयरमैन ने निम्नलिखित अनियमितताएं आपको बताई थी। वक्फ बोर्ड द्वारा केंद्रीय कार्यालय से 3 लाख रुपए केस जोधपुर भेजे जाने के आदेश दिए थे, लेकिन वह जोधपुर के क्षेत्रीय कार्यालय की फेसबुक अध्यक्ष महोदय पहला सवाल है, ये बोलने ही नहीं देते हमारे लिए। बात तो करें। किया है, इसलिए रामस्वरूप जी का क्वेश्चन आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब रमजान को बैठ जाइए। आप मेरे को स्वीकृति दिया अध्यक्ष महोदय ने। क्वेश्चन नंबर तो 11 है, मेरा अभी तक जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपने 11 नंबर के क्वेश्चन द्वारा केंद्रीय कार्यालय से 3 लाख रुपए के कौन से नियम के आदेश दिए थे, लेकिन वहाँ जोधपुर के क्षेत्रीय कार्यालय की फेसबुक में जमा न होने के कारण 3 लाख रुपए की राशि को गमन माना है। निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, कर लिया है। गमन माना है। अध्यक्ष महोदय बैठ जाओ माहिर आजाद जी। आप माननीय माहिर आजाद जी, सिंगल बेंच माननीय माहिर आजाद जी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे डबल बेंच ने इस फैसले को उलट दिया और डबल बेंच जिसमें स्वयं मुख्य न्यायाधीश बैठे हैं और एक दूसरे कोर्टे जी बैठे हैं, इन्होंने जो पोर्शन इसका इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा, मैं आप इजाजत दें तो जरा उसको भी पढ़ के सुना दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल बेंच ने यह फैसला दिया है, वक्फ बोर्ड का गठन हो चुका है, आपकी आज्ञा हो तो मैं रजिस्ट्रेशन इन दिस केस expiry of their term till the new chairman and chairperson and member entire office we also conclude that there being no provision for appointment of an administrator replacing the entire body of the board, the appointment of the administrator by order dated 12 January 1999 was illegal without authority of the ये डबल बेंच का फैसला है। अध्यक्ष महोदय, ये डबल बेंच का फैसला उसका जवाब दिलाओ। सिंगल बेंच के लिए कोई जिक्र ही नहीं किया, डबल बेंच का जवाब दिलाओ। आज्ञा हो तो उसका उत्तर दिया जाए। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ऑर्डर। श्यामलाल जी बैठिए, श्यामलाल जी बैठिए। और उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, क्या बोलने वाले का उचित मत कराइए। माननीय सदस्य क्या अध्यक्ष महोदय को चुनौती देना चाहते हैं?
कहीं क्वेश्चन नहीं की जा सकती, कोई अध्यक्ष ही व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकता। सब बोलना है जायज तौर पर अध्यक्ष मंत्री जी पूरी बात समझावा, जो बात समझेगा ना, जो बात समझावा, जो बात समझेगा ना, और समझे की बात ये मानना पड़ना, समझे की बात बोर्ड का 12 का महीना हमारे सभापति अध्यक्ष महोदय और हमारे विरोधी दल का स्वदेशी जो बात न मानो को ना, हमें जो पसंद करता रमजान खाजी है, पसंद करता रमजान खाजी जिन्हें मैं निवेदन करूँ वो समझो आप ना, हाँ रमजान खाजी पसंद करता जरा मैं समझो आप समझो सब जना। एक मिनट थोड़ा आप मंत्री जी आप बरा जो एक मिनट मंत्री जी बहुत समझो आप ना। जयप्रसाद बैठिए। अध्यक्ष महोदय रमजान खाजी एक निवेदन है, 2 मिनट सुन लो। ये बोर्ड का पीछा ये बने टीएम में खर्च करे, हमारा केंद्र में एक बार जी को जो चुनाव हो यदि बोर्ड का पीछा ना रमजान खाजी उठा और कम से कम 25 लाख रुपया चुनाव का मामला मच जाए, 25 लाख रुपया चुनाव का मामला मच गया, पूजा में मच गया और ऊपरा में मच गया, और ये संशोधन बोर्ड का फैसला चुनाव की वक्त गुमराह किया है। चुनाव में मच गया जो बोलता पूरे के पूरे हाउस को गुमराह किया, पहले तो राजस्थान की जनता को गुमराह किया और उसके बाद आज हाउस को गुमराह किया जानबूझ के इन्होंने। अध्यक्ष महोदय मेरा ऐतराज केवल के मामले को इसको पेश किया जाए। मंत्री जी को माननीय मंत्री जी ये गबन जो आपने खुद ने माने इन विरोधियों के हौसले स्पष्ट हो जाएंगे। भूतपूर्व चेयरमैनों के द्वारा माननीय मंत्री जी, माननीय वक्फ मंत्री जी, माननीय सदस्य का नाम कैसे पुकार लेंगे? हमारा प्रश्न है मेरे को स्वीकृति दिया माननीय चेयरमैन 537 और रामस्वरूप जी का अजी मेरा क्वेश्चन इसके साथ ही दोनों मेरा इसके साथ लगा हुआ है, उनको क्या छोड़ साहब ने लगा दिया इसके साथ। सुनिए आप सुनिए, से इंटर रिलेटेड है, दोनों प्रश्न एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और आसन सुविधा के लिए कोई किसी प्रकार की व्यवस्था आसन की व्यवस्था को चैलेंज करने का आपके प्रक्रिया के रूल्स में कहीं दयामा जी बैठिए। मैं खुद पूछ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से मैं पूछ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे 4 क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री, आप सबको उस क्वेश्चन को जिसका 546 नंबर पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा प्रथम प्रश्न का जवाब आया नहीं और आपने राम ये कौन से नियम अध्यक्ष महोदय आसन पैरों पर क्वेश्चन नंबर 537 में मुझे मालूम है। बैठिए बैठिए आप बैठिए बैठिए नहीं आप बैठिए 546 कर रहे हो जो कुछ आप कह रहे हैं मजाक बना रखा हम नहीं हो। हमारा क्वेश्चन और क्या आपने मजाक बना दिया सदन के अंदर? माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे स्वीकृति दी है, आप बीच में रोड़ा करें। अध्यक्ष महोदय 537 का उत्तर आया नहीं, इससे पहले मेरा क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन नहीं आपका, मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय लगता है इसमें। अध्यक्ष महोदय ने मुझे स्वीकृति दी है, मेरा समय लगता है, आपको कोई स्वीकृति नहीं दी है। आप अध्यक्ष जी से ऊपर हो क्या? आप सुनिए चेयर आसन पैरों पे। माननीय सदस्य मुझे चैम्बर में मिले थे, मैंने इनसे कहा था कि आप इसमें एक प्रश्न सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने अलाउ किया इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय सप्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा एक ही प्रश्न है, भूतपूर्व चेयरमैनों के द्वारा जो गमन किया गया है, आपने खुद ने 4 गमन माने हैं, उन गमनों में आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जांच किससे करा रहे हैं? माननीय मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय
उसके लिए कोई बचाव जी हाँ, आप सुनिए मंत्री जी को, आप मंत्री जी को सुनिए। इन शिकायतों की विस्तृत जांच संभागीय रमजान आयुक्त गाजी। जयपुर से करवाई जा रही है। जांच अभी नियमित है। ये दूसरा, ये सही नहीं। आप जवाब सुनिए। कैसे भी नहीं चलेगा। आप तो खुद अपने गृह जिले में वक्फ बोर्ड की जमीन पर पिक्चर हॉल बना रहे हो, सारे गैर कानूनी काम कर रहे हो। आपने भ्रष्टाचार के सारे आयाम तोड़ दिए। माननीय माहिर आजाद साहब, आप बैठिए। माननीय माहिर आजाद साहब, आप हर बात में माहिर जरूर है, लेकिन शौकत अंसारी को बचाने में माहिर नहीं हो सकते। हाईली करप्ट चेयरमैन ऑफ दी वक्फ बोर्ड। आप प्रोसीजर उठा के देख ले। 3 साल तक आपने भूतपूर्व चेयरमैन शौकत अंसारी ने जो अनियमितता की है, उनकी माननीय मंत्री जी आप तब गबन किया, जो भ्रष्टाचार किया शौकत अली ने, शौकत अली अंसारी ने जो भ्रष्टाचार किया भूतपूर्व चेयरमैन ने, माननीय मंत्री जी आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? शौकत अली भूतपूर्व चेयरमैन ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं बताओ। ये प्रश्न अब 1 घंटा आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? ले लिए श्री हरिश्चंद्र, क्या उनके खिलाफ एसीडी में मुकदमा दर्ज कराएंगे माननीय मंत्री जी? भूतपूर्व चेयरमैन ने जो अनियमितता की है, उनके खिलाफ एसीडी में क्या मुकदमा दर्ज कराएंगे माननीय मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, श्री हरिश्चंद्र, मंत्री जी ने मेरे ऊपर एक टिप्पणी की है। भाई राजा साहब, मेरा जवाब दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल कर लिया मैंने। नहीं, एक क्वेश्चन पर आप 45 मिनट नहीं ले सकते। अंसारी ने जो भ्रष्टाचार किया है, शौकत अंसारी ने जो भ्रष्टाचार किया है, माननीय मंत्री जी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या उसकी आप जांच करवाएंगे? श्री हरिश्चंद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमजान खाजा नहीं, भाई साहब बैठिए। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल कर लिया। श्री हरिश्चंद्र, भूतपूर्व चेयरमैन शौकत अंसारी ने जो भ्रष्टाचार किया है, आप उसकी जांच एसीडी से करवाने का विचार रखते हैं क्या माननीय मंत्री जी? राम स्वरूप जी पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। ये सही नहीं है। पूर्व से ही कनिष्ठ मंत्री जी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा क्वेश्चन कॉल कर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्री। जी हाँ, विद्यालय क्रमोन्नत करने के मानदंड की प्रति संलग्न है। बात संख्या 2, विद्यालय क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदंड के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी से क्वेश्चन कॉल कर लिया है। नहीं, टिप्पणी देना चाहता हूँ। बात संख्या 3, आवश्यकता है मानदंडों की पूर्ति के आधार पर तो FIR जो दर्ज कराइए। भूतपूर्व चेयरमैन शौकत अली अंसारी ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी क्या जवाब दे रहे हैं? आप सुनिए। टिप्पणी को मैं देख लूंगा और टिप्पणी को देखने के बाद में शौकत अंसारी के भ्रष्टाचारों को उजागर करो माननीय मंत्री जी। उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? शौकत अली अंसारी के खिलाफ, शौकत अली के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं माननीय मंत्री जी? क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? FIR आप कहें तो पढ़ के सुना दूं। जो अनियमितताएं और जो गलतियां की हैं, शौकत अली के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। ये सुनना नहीं चाहते, ये भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं शौकत अली के को, ये मंत्री जी के जवाब को सुनना नहीं चाहते। बोलो माननीय मंत्री जी बताओ। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड द्वारा केंद्रीय कार्य जोर से बोलो। लाख रुपए कोई भी अनपार्लियामेंट, मैं देख लूंगा, प्रोसीडिंग देख लूंगा। आदेश दिए गए थे, लेकिन कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल हुआ है, मैं उसको एक्सप्रेस कर दूंगा। इन 3 लाख रुपए की राशि को गबन मानते हुए बनी पार्क जयपुर थाने में FIR दर्ज कराई गई। मंत्री जी ने कहा है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, इसके लिए धन्यवाद मंत्री जी, आपने FIR दर्ज करा दी। मैं एक्सप्रेस कर दूंगा, मैं प्रोसीडिंग देख लूंगा। मैं आपकी जो मैं टिप्पणी देख करके जो जितने भी अनपार्लियामेंट्री जो है, मैंने कहा है ना, मैं एक्सपेंस कर दिया। हाँ, मैंने कर दिया एक्सपेंस, पहले ही कर दिया था। श्री हरिश्चंद्र, पर्सनल आक्षेप लगाए बिना नोटिस। हरिश्चंद्र, खैर आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मंत्री जी द्वारा कही गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। ये हमारा अधिकार है। कोई शौकत अली अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। कर दिया है।
लड़का बेटे और कुछ भी मंशा नहीं थी आपकी, इसीलिए आप बोल रहे थे बीच में बार-बार। रामस्वरूप जी बैठिए। पंचायत वाक संख्या 1, जी हाँ, विद्यालय क्रमोन्नत करने के मानदंड की प्रति संलग्न है परिशिष्ट क। 2, विद्यालय क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदंड के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सूची का निर्माण किया जाएगा। 3, आवश्यकता एवं मानदंडों की पूर्ति के आधार पर ही विद्यालय क्रमोन्नत किए जाते हैं। 4, गत शिक्षा सत्र में पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में क्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का विवरण इस प्रकार है। उच्च प्राथमिक विद्यालय रावा द्वितीय ग्रेड 1 तृतीय ग्रेड 8, राजकीय माध्यमिक विद्यालय चावंडिया द्वितीय ग्रेड 3 तृतीय ग्रेड 2, राजकीय माध्यमिक विद्यालय पलाड़ा द्वितीय ग्रेड 3 तृतीय ग्रेड 2। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने क्रमोन्नत करने के मापदंड बताए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन मापदंडों के अनुसार बजट 99-2000 में किन किन विद्यालयों को नाव विधानसभा क्षेत्र में क्रमोन्नत किया गया, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में और प्राथमिक विद्यालय में, वो आप बताएं। और उन विद्यालयों की ग्रामों की जनसंख्या क्या है और अंतिम कक्षा की संख्या क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने क्रमोन्नत करने के मापदंडों के अनुसार नावा विधानसभा क्षेत्र में जो विद्यालय क्रमोन्नत होगी उनकी प्राथमिक सूची क्या है, उसके बारे में पूछा था। आपने बताया कि प्राथमिक सूची अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बनाई जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी आपने क्रमोन्नत किया है तो उसमें प्राथमिक सूची बनी होगी, उस सूची की वो सूची क्या है और उस सूची को बताने का कष्ट करें। नंबर 3, कि आपने लक्ष्य के अनुसार बजट वर्ष 99-2000 में नाम विधानसभा क्षेत्र में 5 विद्यालयों को, प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में, 2 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में और 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा था। परंतु उस लक्ष्य के अनुसार नावा विधानसभा क्षेत्र में किन किन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, ये बताने का कष्ट करें। साथ ही आपने जो ये संख्या 4 में बताया है विद्यालयों के नाम, ये विद्यालय किस सत्र में क्रमोन्नत हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि ये जो आपने पिछले बजट में जो प्रावधान रखा था वो विद्यालय नहीं है, ये कोई अन्य सत्र के विद्यालय हैं, तो उन विद्यालयों को जिनको क्रमोन्नत किया गया है उनमें स्टाफ की क्या संख्या है वो आप बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि गत वर्ष 98-99 में जो क्रमोन्नत हुए उनकी मैंने सूचना दी थी। ये सत्र चल रहा है 99-2000 एकेडमिक सेशन चल रहा है। माननीय सदस्य ने जो पूछा वो तीनों विद्यालय जो मैंने बताया, उच्च प्राथमिक विद्यालय रावा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय चावंडिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय पलाड़ा, ये ईयर 98-99 में क्रमोन्नत किए गए। प्रश्न इन्होंने माननीय सदस्य ने यही पूछा है। माननीय सदस्य ये प्रश्न नहीं पूछा कि 99-2000 में कौन सा किया गया, ये तो करंट ईयर चल रहा है। इस प्रश्न आपने पूछा उसका जवाब दिया मैंने, तो ये पूछेगा, प्रश्न नहीं पूछा ना, 2001 प्रश्न पूछे उसे जवाब दूंगा मैं। प्रश्न है पूछा है गत शिक्षा सत्र में, तो गत शिक्षा 98-99 में, तो मुझे इससे क्या आप तो 2001 चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष तो 2001 चल रहा है। ये मैंने अभी पूछ लिया। जागो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पूछ लिया, ये बात मैंने अभी पूछ ली है कि मापदंड के अनुसार आपने इस वर्ष कौन कौन सी विद्यालय को क्रमोन्नत किया, मैंने अभी पूछ लिया है। उनकी ग्रामों की जनसंख्या क्या है और अंतिम कक्षा को कितनी संख्या, आप ही पूछ लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद प्रश्न संख्या देख लें। ये एकेडमिक सेशन चल रहा है 99-2000। मैंने अभी पूछ लिया ना, में पूछा है गत शिक्षा सत्र में, गत शिक्षा सत्र का मतलब 98-99 में, मैंने बताया 98-99 में ये विद्यालय आपके क्रमोन्नत किए, तो इसमें मैंने कौन सी बात की, इसका क्या संबंध है? अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पूछ लिया है कि आपने मापदंडों के अनुसार जिन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है उनके नाम क्या है और उनके ग्रामों की जनसंख्या क्या है, अंतिम कक्षा की संख्या क्या है, ये आप बता दीजिए। ये पूछ लिया अभी मैंने। आप प्रश्न तो पहले पूछे मैंने आप, मैं इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ये तो मैंने जवाब दिया जो इन्होंने पूछा। आप माननीय ने पूछा है, आप बताइए। 99-2000 में विधानसभा क्षेत्र नावा में प्राथमिक विद्यालय चांदपुरा, प्राथमिक विद्यालय दुनिया तलाई, प्राथमिक विद्यालय नावा बालिका, इन विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल मैंने प्राथमिक विद्यालय के लिए नहीं पूछा है,
मैंने कहा है कि अभी आपने मापदंड के अनुसार जिन माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट किया है, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में कन्वर्ट किया है और प्राथमिक को उच्च प्राथमिक किया है, उन ग्रामों की जनसंख्या क्या है और उनकी अंतिम कक्षा में कितनी संख्या है, ये बताइए। ये मैंने पूछा है। आपने जो प्रश्न मैंने आपको जवाब दिया है, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो क्रमोन्नत हुआ उसकी जानकारी दे दी, बाकी नहीं, जो नहीं जानकारी दी मैंने। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें क्या बात है। दूसरा मैंने पूछा, माननीय अध्यक्ष महोदय सही जवाब नहीं है। आपकी सरकार थी जब आपने मापदंड देखे थे क्या? आपने भी बीजेपी वालों को याद किए थे, इन्होंने भी कांग्रेस किया, कर दिया जो कर दिए। बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ कि जिन विद्यालय को अभी आपने कर्मोत्तर किया है, माध्यम से माननीय शिक्षा श्री राम गोपाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। गत वर्ष आपने जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया था, जिन माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया था, साल भर के बाद भी आप वहां पर प्राचार्य और व्याख्याता नहीं लगा और अध्यापक नहीं लगा पाए। उन विद्यालयों में जो आपने माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। तब तक उनमें व्याख्याता और आप अलग से प्रश्न है, ये नवा का पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार जो आपने कर्मोत्तर किए स्कूल है, उनके गाँव की जनसंख्या क्या है, उनकी अंतिम कक्षा में कितनी संख्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम चांदपुरा की जनसंख्या 954, दुनिया यात्री तलई की 781, नावा बालिका जनसंख्या 3000। ये केवल प्राथमिक विद्यालय की बताइए आपने। मैं पूछ रहा हूँ माध्यमिक से। अध्यक्ष महोदय, विद्यालय क्रमोन्नत करने के जो नियम नॉर्म्स हैं, क्या नावा में जो विद्यालय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से सीनियर माध्यमिक बने, क्या उन विद्यालयों ने उन मापदंडों की पूर्ति की थी? और यदि नहीं की तो कौन कौन से विद्यालय की कौन कौन सी कमी होते हुए जी प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। प्रोफेसर सामरवा लाल एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से पुलिस विभाग में नियुक्तियां, पदस्थापन में समान व्यवहार न होने के संबंध में श्री अमराराम चौधरी व 3 सदस्यों की ओर से ग्राम मानपुरा पंचायत गिड़ा में आग से जड़े गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करने के संबंध में श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से राज्य के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत गणित व अंग्रेजी के 24 प्रवक्ताओं को अधिशेष घोषित करने के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। श्री हरीश कुमार सदस्य की ओर से अतिरिक्त तहसील कुचामन सिटी को तहसील में क्रमोन्नत करने के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ। प्रक्रिया के नियम 295 के अंदर प्राप्त सूचनाएं। श्री शिवनारायण नागर सदस्य की ओर से 12 शहर की कॉलोनियों की सड़कों की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में श्री जीतमल खान सदस्य की ओर से राज्य में अनुदानित एवं गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों द्वारा शिक्षकों एवं अभिभावकों का कथित शोषण करने के संबंध में श्री धर्मपाल चौधरी सदस्य की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडावर में पदस्थापित चिकित्सक का स्थानांतरण करने के संबंध में श्री हेमंत कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र दिगोद के बड़ौद उच्च प्राथमिक विद्यालय को विज्ञान विषय के अध्यापक की कोटा प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के संबंध में श्री भंवरू खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ शेखावाटी में महिला चिकित्सालय की हालत खराब होने के संबंध में श्री दुर्गा प्रसाद सदस्य की ओर से पंचायत समिति गंगापुर के ग्राम पंचायत खेड़ा बाढ़ रामगढ़ में पूर्व निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं करने के संबंध में श्री नंदलाल पूनिया सदस्य की ओर से राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बेवड़ तहसील राजगढ़ में अध्यापकों के 6 पद रिक्त होने के संबंध में
श्री गोपाराम मेघवाल सदस्य की ओर से सिवाना से जोधपुर वाया समदड़ी, कल्याणपुर एवं बालोतरा से पाली वाया समदड़ी रोडवेज की बस शुरू करने के संबंध में श्री अमराराम धोत सदस्य की ओर से नगर सुधार न्यास नगर परिषद अजमेर द्वारा दीप दर्शन गृह निर्माण समिति के सदस्य बीमा कर्मचारियों को आवासीय भूमि का आवंटन नहीं करने के संबंध में श्री ज्ञानदेव आहूजा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के ग्रामों में पीने के पानी की समस्या के संबंध में श्री करण सिंह यादव सदस्य की ओर से जयपुर बैरोड रोड पर अवैध जीप परिवहन के स्थान पर रोडवेज की बस चलाने के संबंध में श्री भगवान साई सैनी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चौमू में पेयजल आपूर्ति के संबंध में। आज की कार्यसूची बहुत लंबी है, यदि आप चाहें तो इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो पर्चे देना। श्री मदन दिलावर। ऑर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, 10वीं विधानसभा में ये पर्चियों का पूछने का जो सिस्टम और इस पर बोलने का जो अधिकार माननीय सदस्यों को दिया गया, ये अध्यक्ष की व्यवस्था के तहत दिया। पार्लियामेंट में भी इस ढंग से पर्चियां पर बोलने की परंपरा थी, उसको राजस्थान विधानसभा ने भी अडॉप्ट किया है। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए आसन से कुछ दिशा निर्देश दिए थे, मैं उनको थोड़ा सा आपकी इजाज़त से ध्यान में लाना चाहता हूं सदन की। पर्ची पद्धति द्वारा संक्षेप में बोलने की अनुमति की मांग। नंबर 1, विषय हाल ही गठित किसी अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विशिष्ट विषय से संबंध होना चाहिए। नंबर 2, माननीय सदस्य अध्यक्ष को उसके वयस में अधिक से अधिक 1 से अधिक 11 बजे तक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की पर्ची लेखबद्ध प्रस्तुत कर उनको पर्चियों पर कोई इसके बाद में दी गई पर्चियों पर विचार नहीं किया जाएगा। 3, इस प्रक्रिया से अधिक 4 माननीय सदस्यों को एक दिन की बैठक में अवसर प्रदान किया जाएगा। 4, इस प्रक्रिया से उठाए जाने वाले विषय में कोई बहस का मुद्दा नहीं बनेंगे। 5, यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला हो और सरकार से कोई अपेक्षा की जाती हो तो उसके लिए विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर ही विषय उठाने की अनुमति दी जाएगी। 6, इस प्रक्रिया से उठाए जाने वाले विषय के लिए राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिए वैध नहीं किया जा सकेगा। माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इस विषय में मेरा अनुरोध अब मैं आगे जो बात कह रहा हूँ उसको सुन तो लें आप। मैं कोई बात अपनी कह रहा हूँ और आसन से अनुरोध कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि यहाँ जो देखने में आया है, एक तो एक पक्षीय ही ये निर्णय होगा, जिस व्यवस्था के तहत एक प्रतिपक्ष के सदस्य आते हैं और पर्चियाँ देते हैं और उससे उनको बोलने के लिए अलाउ किया जाता है, जिससे सदन में बोलने वाले माननीय सदस्यों का संतुलन जो है वो सदन में नहीं बन पा रहा। मेरा इस संबंध में आपसे अनुरोध ये है कि या तो व्यवस्था ये करें कि 2 प्रतिपक्ष के सदस्य बोलेंगे, 2 पक्ष के सदस्य बोलेंगे। अगर मैंने अनुरोध कर रहा हूँ, अब जो व्यवस्था है, जो अध्यक्षीय व्यवस्था ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट के आधार पर आप इनका चयन करें और आपने व्यवस्था दे रखी है 11 बजे तक जो पर्चियां आएंगी उन पर व्यवस्था दी जाएगी। अगर कोई माननीय सदस्य 10 बजे आता है, एक ने 9 बजे आके अपनी पर्चियां दे दी, कोई दूसरा 10 बजे आता है, दूसरा 10:30 बजे आता है, तो उनको अपनी बात कहने से वंचित कर दिया जाता है। तो या तो इनको पूरे लॉट में से पिक एंड चूज के आधार पर तय किया जाए, ये आसन से व्यवस्था मांग रहा हूँ, आप हाथ में, और ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आसन को विचार करना चाहिए। मैं अभी आप व्यवस्था ना सकें, बहुत विचारणीय विषय है, आसन इस पर विचार करे, मेरे अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार करें ताकि सभी माननीय सदस्यों को इस पर बोलने का अवसर मिल सके। ऑर्डर एक सुझाव नहीं चाहिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे व्यवस्था है। आप बिराजो, आप बिराजो ना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे व्यवस्था दे रहा हूँ, आप बिराजिए प्लीज, पर्ची दे, आप बिराजो सही, आप बिराजिए माननीय सदस्य, आप भी बिराजो ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर माननीय श्री विप साहब ने उठाया, ये अध्यक्षीय व्यवस्था है, इस पर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उपाध्यक्ष नहीं उठ सकता। व्यवस्था उन्होंने जानकारी सुनिए साहब, सुनिए मेरी बात भी, ये अध्यक्षीय डायरेक्शन है, इनके ऊपर सदन के अंदर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा जा सकता।
नहीं उठाया जा सकता। मेरा नम्र निवेदन ये है आसन से कि जो अध्यक्षीय व्यवस्था है, माननीय डायरेक्शन है, उसका पालन सही पालन हो, ये हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे। मैं यही बोलता जो आप बोल रहे हो, ये भी मैं ही कहता, मैं भी यही कहता, आपने बोलने नहीं दिया मुझे, मैं क्या करूं? कि उसकी अनुपालना होनी चाहिए। वही मैंने उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं भी निवेदन करना चाहता हूं इसमें। वैसे एक सेकंड माननीय सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय, एक ही सेकंड। आपने मेरी बात कह दी तो उसका मेरे पास क्या जवाब? अब मेरी बात सुन के जवाब दे दें। विराजे उपाध्यक्ष महोदय, एक ही प्लीज विराजे, एक निवेदन करना चाहता हूं। विराजो प्लीज, आ जाए ना, फिर मेरी का भी उसका जवाब नहीं चाहिए। जहां तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर का सवाल, वो तो अध्यक्ष की व्यवस्था पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। ये प्रश्न बहुत दफ़े विचाराधीन माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने आया है और इस पर बहुत गंभीरता से माननीय अध्यक्ष महोदय विचार कर रहे हैं। इसकी कुछ व्यवस्था बदलने की वो पुनर्विचार कर रहे हैं। ये प्रश्न बार बार आता है कि पर्चियों पर अमुक सदस्य बोलते हैं, अमुक सदस्यों को अवसर नहीं मिलता। तो पर्चियों का जहाँ तक सवाल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पर जो व्यवस्था अब तक है, जो ये व्यवस्था है, किसी रोज़ 5-7 मान्य सदस्य एक साथ आ गए तो लॉटरी निकाल ली, जो पहले 4 आए उनको दे दिया। अब रहा सवाल इधर से मान्य सदस्यों को पर्ची पे बोलने का, इधर से मान्य सदस्यों को पर्ची नहीं आती तो बोलने किसको देवे? आप देते ही नहीं हो पर्ची। मान्य सदस्य आप देते हो तो बोलने देते हैं ना, आपको नहीं बोलने दे रहे क्या? एक हफ्ते से बहुत बड़ी चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन हमेशा मेरे को यही उत्तर मिलता है कि 4 पर्चियां आ चुकी। ऑर्डर। इसलिए मान्य सदस्य, नहीं तो इसमें कोई मान्य सदस्य, नहीं तो इसमें पर्चियों में कोई पक्षपात हो रहा। बिल्कुल नियम से पर्चियां आ रही, उस हिसाब से सदन चल रहा है। लेकिन वास्तव में ये बहुत एक गंभीर प्रश्न है, इस पर अध्यक्ष महोदय विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे परिवर्तित किया जाए। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था आएगी, उस पर हम लोग इस व्यवस्था को चेंज करने की सोच रहे हैं, व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब तक वो व्यवस्था ना आए, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ समय सीमा का ध्यान रख करके आप अपनी पर्चियों पर बोलें, ताकि इस व्यवस्था को चलाई जा सके। ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय निर्णय लें, उसमें हम लोगों को भी निर्णय करने से पहले सलाह करें। तो अध्यक्ष महोदय का अधिकार आपको बुला लेंगे, पूछ लेंगे। अधिकार ही कह रहा हूँ मैं, आप उनसे आपकी भावना कन्वे कर दूंगा, फैसला नहीं करते, आपकी भावना कन्वे कर दूंगा अध्यक्ष महोदय। क्या हुआ? दिन दे जाते हैं, कुछ लोग आते हैं वो 10 बजे से पहले दे जाते हैं। या तो आपकी तरफ से ये व्यवस्था हो कि 10:30 और 11 के बीच में पर्चियां ली जाएगी। केवल पर्चियों के लिए आकर के 9 बजे कैसे बैठा जाए यहाँ पे? उपाध्यक्ष महोदय, ये सब आपको भ्रम है जो आप कह रहे हो, जो हम तो बिल्कुल कायदे से लेते हैं पर्ची। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो पहले दिन लेते हैं ना बाद के दिन लेते हैं। व्यवस्था सही चली। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध है कि देखा ये जा रहा है कि आज जो पर्ची देनी है वो कुछ माननीय सदस्य दोपहर के बाद वो पर्ची दे देते हैं। दोपहर के बाद जो पर्ची नहीं देते। ठीक 9:30 बजे कुछ मान्य सदस्य ऐसे हैं जो ठीक 9:30 बजे यहाँ आ जाते हैं और 9:30 बजे पहले 4 पर्चे दे देते हैं। उसका बाद हमारे पास कोई इलाज नहीं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। विधानसभा सेक्रेटरी वाला नहीं मिलेगा, या 8 बजे आ जाएंगे हम, तो 8 बजे ले लो आप विराजो। श्री मदन दिलावर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। 21 अप्रैल 2000 को बीकानेर के पास समय का ध्यान रखना गांव है, उसके निवासी नरसिंह ओड की तांत्रिक हीरा भाई तथा तांत्रिका विद्या देवी द्वारा देवी के सामने बलि चढ़ा दी गई। इसी प्रकार से माननीय सभापति उपाध्यक्ष महोदय, 4 फरवरी 99 को बारली सादड़ी निवासी शंकरलाल सनोप मंगना राम ने अपनी पत्नी वो बच्ची की जिसका नाम पुष्पा उसकी पत्नी का नाम है और बसंती उसकी 3 साल की बच्ची है, उसकी एक तांत्रिक महिला हापुड़ी के कहने पर और उनकी पत्नी और उनकी बच्ची की बलि चढ़ा दी गई। इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर 99 को गांधी जयंती का दिन था। पिंडवाड़ा के नजदीक विरोली गांव के एक युवक कुंदन सिंह सन ऑफ हीर सिंह ने प्रातः 5 बजे सूरज कवर की कुल्हाड़ी से गर्दन काट करके आप तो बीकानेर और देवी के चढ़ा दी गई। बोल रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लिखा हुआ राजस्थान, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा।
इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामदेवरा में 18 सितंबर 99 को रामदेवरा मेले में 3 मासूम बच्चों की गला घोंट करके बलि चढ़ा दी गई और रामदेवरा की तरफ तीनों के सिर पाए गए। निश्चित दूरी पर तांत्रिकों ने उनको 50-50 फीट पर और रखा गया। एक बच्चे के हाथ में हेलीकॉप्टर खिलौना दे दिया गया, किसी के हाथ में बतख खिलौना दे दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, दौसा जिले में एक हेमराज बेरवा नामक युवक की बलि चढ़ा करके और उसके चबूतरे के साथ लगा दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा के पास भी एक बलि चढ़ा दी गई। 11 फरवरी 99 को छोटी सादड़ी से 5 किलोमीटर दूर ग्राम गड्ढा शमशान परिसर में एक धार्मिक चबूतरे के पास 17 वर्षीय माधवराव मराठा की बलि चढ़ा दी गई। 100 के पास इत्र की शीशी, अगरबत्ती, तांत्रिक विद्या की पुस्तक, मृतक का शरीर चबूतरे से लगा हुआ मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सरकार आने के बाद निरंतर रूप से बच्चों की, महिलाओं की और लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है और ये सरकार चुपचाप इस तरह का विधानसभा में जवाब देती है कि केवल राजस्थान में एक बलि का मामला आया है। मैं समझता हूं इस प्रकार की घटनाओं को दबा करके सरकार क्या कहना चाहती है और क्या इस प्रकार की जो तांत्रिक विद्या वाले लोग निरंतर रूप से लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल, ये सरकार तांत्रिकों को बढ़ावा देकर के लोगों की हत्याएं करवाना चाह रही है और तांत्रिक निरंतर रूप से तांत्रिक विद्या के आधार पर जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी की बलि चढ़ा दी। जनता ने तो, आप करो क्या कार्रवाई कर रहे हो जनता के खिलाफ? जनता ने आपकी बलि चढ़ा दी, करो आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? शांत प्रदेश और जहां इस प्रकार की कभी घटनाएं नहीं होती है, इस प्रकार की लगातार और बलि की घटनाएं, नर बलि की घटनाएं राजस्थान में हो रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल। उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है तब से संगठित गिरोह माफिया के रूप में जयपुर में बेतहाशा कीमत जमीनों पर कब्जा करने लगे। उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत कीमती जमीन बनी पार्क बर्फ खाने में है जिसकी 7,857 वर्ग मीटर का प्लॉट है और उस प्लॉट की कीमत है उपाध्यक्ष महोदय करीबन 20 करोड़ आज की तारीख में बनती है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ये कहती है कि खजाना खाली है। मैं सरकार को इस मामले के द्वारा बताऊंगा कि खजाना कैसे भरा जा सकता है। सभापति महोदय, इस जमीन के अब पट्टे काट के बेचना चालू कर दिया है और सरकार को शायद इस मामले की जानकारी नहीं। मैं इसकी पृष्ठभूमि में जानना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि यह जमीन इंडस्ट्रियल यूज के लिए आइस एंड कोल्ड स्टोरेज हेतु 250 रुपए प्रति वर्ष की दर से डिप्टी सेक्रेटरी यूडीएच के ऑर्डर नंबर F19,11 यूडीएच GR 2/88 डेटेड 12/2/99 को अलॉटी। सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शर्त थी कि कोल्ड स्टोरेज को 2 साल में बनाएंगे और कोल्ड स्टोरेज को 2 साल में नहीं बनाया तो इसको सरकार निरस्त कर देगी। इसमें यह भी शर्त थी टेंडर में कि कोल्ड स्टोरेज को अगर कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से नहीं किया जो नॉर्म्स तय किए हैं तो भी इसकी लीज को खत्म कर दिया जाएगा। और लीज को लिए ये भी कहा गया कि ही शैल नॉट सबलेट, अंडरलेट और सेल इट्स लीज होल्ड राइट्स अंडर द लीज डीड विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लेसर मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज 7 में जो सेल लीज डीड लिखे उसमें लिखा है दैट द लेसी शैल हैव एन ऑप्शन टू रिन्यू दिस सैड लीज
for a further period of 99 after the expiry of present terms of the lease. ये भी अधिकार उसको दे दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस बेस कीमती जमीन के लिए 5-6 पार्टनरशिप डीड लिखी गई है उपाध्यक्ष महोदय। एक पहली लिखी गई 28 अगस्त 85 को, दूसरी लिखी गई 20 मार्च 96 को, तीसरी पार्टनरशिप डीड लिखी गई 20/2/97 को। कांग्रेस का राज आने के बाद में भूमाफिया सक्रिय हो गए और उसमें हुआ क्या कि शैलेंद्र गर्ग की 99 आप ध्यान से सुनो, 99 आपने कहा है। इसमें उपाध्यक्ष महोदय आपको तकलीफ हो रही दिखती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शैलेंद्र गर्ग सन ऑफ भीमसेन गर्ग जो आजकल माफिया हैं और ये कह के चलते हैं कि सरकार मेरी जेब में, राजेश गर्ग, विजय मेहता, सुची शुक्ला, रमेश सुखानी, विक्रय सुखानी, कमला सुखानी, राजकुमार भाटिया, इसकी एक डीड लिखी गई। बाद में इन सबको तो हटा दिया गया और एक डीड शैलेंद्र गर्ग सन ऑफ भीमसेन गर्ग और रमेश सुखानी की लिखी गई। उपाध्यक्ष महोदय, इस पार्टनरशिप डीड के अनुसार ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड तो ट्रांसफर हो गई और ये पूरी पार्टनरशिप डीड शैलेंद्र गर्ग सन ऑफ भीमसिंह गर्ग के खाते उसमें आ गई और दूसरा साझेदार इनका सुखानी आ गया। इनके हत्थे में ये पूरी की पूरी जमीन चढ़ गई। अब आप सुन लो, चॉइस, ये जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है इसमें उपाध्यक्ष महोदय वो ये है, डीड ऑफ सेल। इस डीड ऑफ सेल में उपाध्यक्ष महोदय लिखा है जो तैयार किए, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने की तैयारी भूमाफिया कर रहे हैं। इसमें उपाध्यक्ष महोदय पेज 2 का लास्ट पैरा, एंड whereas in present circumstances and looking for the residential use of said plot, जो इंडस्ट्रियल यूज की थी, it was not convenient for the said firm to run ice factory business or the said plot and had mutually decided to sell the said plot in the parts. इंडस्ट्रियल यूज की जमीन के लिए ये डीड इन्होंने तैयार कर ली। उपाध्यक्ष महोदय, इसी में एक पैरा पेज नंबर 3 के पैरा 2 पर है, एंड whereas a party of the first part has absolutely seized and possessed the said plot or the smaller plots divided out of the said plot and has got all the powers to use, occupy and deal with or dispose of the same in any manner, किसी भी तरीके से उसको बेच देंगे। How he has got this right to sell the land without the consent of the government? सभापति महोदय, उन्होंने ये अधिकार भी इस डीड के द्वारा ले लिया कि उसको किसी भी तरह के किसी भी फॉर्म में बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। एक पेज नंबर 5 के पैरा नंबर 5 और 6 पर है उपाध्यक्ष महोदय, that the demised premises hereby sold is free from all sort of encumbrances, liens, mortgages, attachments, transfers and charges act if any sort or nature whatsoever, no right of the government। इसमें सरकार का अधिकार खत्म हो गया इसके हिसाब से। उपाध्यक्ष महोदय, इस 6 में लिखा है that the buyer may apply for inclusion and substitution of his or her name in the relevant record of the government, Jaipur Development Authority, Jaipur Municipal Corporation, or before any authority or authorities on the basis of these present, किसी भी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की एंट्री करा सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ये मैंने आपको इसलिए ध्यान आकर्षित किया, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, खजाना खाली पड़ा है, तो खजाना भरने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं इसमें चार्ज लगाना चाहूंगा कि जो भीमसेन गर्ग है, जो बड़ा भूमाफियाओं से मिला हुआ है, एक संगठित गिरोह जिसने बना रखा है, उस भीमसेन गिरोह तो सरकार के बारे में ये कहता है कि सरकार तो मेरी जेब में, मुख्यमंत्री मेरी जेब में पड़ा है,
शांतिलाल धारीवाल मेरी जेब में पड़ा है और इस प्रकार से वो जमीनों पे कब्जा कर रखा है। ये 20 करोड़ की जमीन है तो उपाध्यक्ष महोदय जिस पर भीमसेन गर्ग ने संगठित गिरोह बना के कब्जा कर लिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए। ये आपकी बारे में भी कुछ भी कह दिया जाए कोई बात थोड़ी हुई। ये हाउस को आप माननीय सदस्य पर्ची के जरिए जमीन 250 रुपए किराए पर दिया। उपाध्यक्ष महोदय इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा जो है प्रमुख नागरिक माननीय उपाध्यक्ष महोदय 250 रुपए वर्ग में वार्षिक दर पर जो केवल किराए पर दी और उस 8,000 वर्ग लगभग 8,000 वर्ग मीटर जमीन को और ये भूमाफिया हड़पना चाह रहे माननीय हो गया ना बहुत 20 करोड़ की जमीन पे चूना लग रहा है। गुलाबचंद कटारिया पैसा खड़े पसीने का पैसा जा रहा है। बैठिए बैठिए प्लीज। श्री गुलाबचंद कटारिया। उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर कोई जरूरी नहीं रेस्पॉन्ड करे, कोई जरूरी नहीं है। आप बिराजिए प्लीज, कोई आवश्यकता नहीं। बिराजिए आप, बिराजिए आप बिराजिए प्लीज। माननीय सदस्य बिराजिए, आप बिराजिए नहीं है। मान्य ये आपके शासनकाल में है। मान्य आपके शासनकाल में है। इस ढंग के प्रश्न उठाने नहीं जाना चाहिए। मैंने इसलिए उपाध्यक्ष महोदय को मान्य सदस्य मैंने इसलिए उपाध्यक्ष शासन को पहले अनुरोध किया था कि हाल ही में घटित किसी आप लोगों को हिस्सा नहीं मिले तो आप ये क्या तरीका हुआ? ऑर्डर मान्य ऑर्डर प्लीज। ये 20 करोड़ की ऑर्डर का मामला है। ऐसे नहीं बोलोगे। ऑर्डर मान्य सदस्य आप बिराजिए, सरकार से मिलकर आप बिराजिए ना, 20 करोड़ की आप बिराजिए, आप बिराजिए। मान्य कटारिया जी बैठिए दिलावर जी बैठिए प्लीज। छोटा मोटा मामला बैठिए, आप बैठिए। ऐसे बिठाने से काम नहीं चलेगा। आप बैठिए। मामला 20 करोड़ की जमीन है। एक पैसे के लिए अकाल में लोग मर रहे हैं। लोगों को भूख पड़ी है। मान्य सदस्य आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? ऑर्डर आप बैठिए मान्य सदस्य आप बैठिए, आप बैठिए ना। मैं बोल रहा हूँ आप बैठो तो बोलो ना। अरे आप बैठिए, आप बिराजिए प्लीज, आप बिराजिए। मान्य करोड़ीलाल जी आप बिराजिए प्लीज। आप बैठो, आप बैठो सही, आप बैठो ना, आप बैठो तो सही। जो मिल गई भूमाफियाओं से। अरे आप बैठो तो सही। 20 करोड़ रुपए। करोड़ीलाल जी प्लीज सिट डाउन, आप बिराजिए। एक मिनट आप बिराजो। मान्य सदस्य आप 1 मिनट आप बिराजिए। निर्माण चालू हो रहा है। आप बिराजिए 24/1/2000 से काम चालू हो गया उस पर। आप बिराजिए। कांग्रेस के राज में चालू होगा। आप बिराजिए। व्यवस्था दे सरकार को, ध्यान तो दे। करोड़ों की जमीन को आप बिराजिए। मान्य सदस्य आप ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर आप बैठे। 20 करोड़ की जमीन आप बैठे नीचे। ये भूमाफिया खा रहा है। सरकार बेटी देख रही है। एक रुपए के लिए आप बैठिए। अंकित नहीं, एक मिनट सरकार क्यों जाएगी? बैठिए दिलावर जी प्लीज, आप बैठे नीचे। मान्य आपको क्या तकलीफ हो रही? प्लीज आप हर चीज पे खड़े मत होइए। आपका नाम तो लिया गया पर सही बात पे आपको क्या तकलीफ हो रही? उपाध्यक्ष महोदय आज आपके इसलिए चिल्ली हो रही है हाउस में इस तरह। आपके माध्यम से प्लीज ऑर्डर। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने आपकी और हमारी सबकी मन की इच्छा को लोग किस तरह से पानी में मिला रहे हैं उस विषय को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। हम में से प्रत्येक, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रहती है, इस बात का प्रयास करते हैं हम कि गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को हम उनको किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहयोग दे करके उनको व्यवसाय में लगा करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत हमने चयनित लोगों को किया और उनको कुछ न कुछ बैंकों के माध्यम से हमने मदद करके उनको व्यवसाय में लगाने का प्रयास किया। 1980 से लेकर के हम इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपया इन लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लगा चुके। लेकिन जब हमने इस बात को देखने का प्रयास किया और अभी कुछ समय पहले केवल 3 बैंकों का जब इसके बारे में विश्लेषण हुआ, उसकी जांच हुई, कोऑपरेटिव बैंक भीलवाड़ा, कोऑपरेटिव बैंक उदयपुर और कोऑपरेटिव बैंक पाली, मात्र केवल 3 बैंकों का एनालिसिस किया गया। उस एनालिसिस से एक नई चीज जो ध्यान में आई कि कुछ लोग तो बेईमानी के लिए बेईमान करते हैं,
लेकिन ये सब कलाकार ऐसे निकले इस बैंक के कि इन्होंने एक ईमानदार चोर की तरह से इन लोगों को दिए जाने वाला अनुदान को लूटा है, बड़ी बड़ी बेखूबी से लूटा है। और हम लोग ये समझते हैं कि बैंक में जो ऋण दिया वो समय पर वसूल हो गया, समय पर पैसे जमा हो गया, लेकिन चूंकि इस योजना के तहत 50% तो उसको ऋण है और 50% उसका अनुदान है। इस अनुदान में इन लोगों ने किस चतुराई से उसको लोन दिया फरवरी के महीने में और अप्रैल के महीने में वापस लोन जमा करा दिया। लोन का पैसा बैंक को जमा, बैंक को कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस आदमी के नाम से ये लोन उठाया गया उस आदमी का जब खोज की गई तो 683 लोगों के बारे में इसका जांच की कि वास्तव में इनको जो लोन दिया और यह 1 महीने में, कभी 7 दिन में, कभी 15 दिन में पैसा कैसे जमा हो गया। मेरे पास तो अलग अलग की नामजद और तारीख है। इस तारीख को इसने 22 मार्च के दिन तो लोन लिया और 6 अप्रैल के दिन उसका लोन वापस जमा हो गया। ऐसे 1-2 केस नहीं है, 682। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो लगभग इस प्रकार से केवल अभी तो 3 बैंकों की जांच हुई और उसमें ये पूरी लिस्ट दे देना ना आप इनको। मैं देता हूं, 1 सेकेंड। मैं आपके मेरी उपाध्यक्ष मांग रहे ना आपसे, मैं दे रहा हूं। मेरे पास इसमें लिस्ट में नाम है, स्थान का नाम है, सहकारी समिति का नाम है, किस व्यक्ति को लोन दिया उसका नाम है, उसने उसके नाम से पैसा कब उठा और वापस कब जमा हो गया, और उसकी जितना भी अनुदान है उस अनुदान को उन्होंने ऊपर ही ऊपर हजम कर दिया। न तो लेने वाले को पता है कि मेरे नाम से कोई पैसा उठा, न उसने लिया, ऊपर ही ऊपर कागजों में लोन हुआ, कागजों में जमा हो गया और पैसा। ऐसा केवल 3 बैंकों से लगभग 3 करोड़ का यह हिसाब निकला है। और अगर ये 26 ही बैंकों की अगर इसकी जांच हो तो जैसा इसका अनुमान है और कई बैंकों के द्वारा अगर इसी प्रकार से जितना भी हमने इस योजना के तहत जिनको भी ऋण दिया उनकी अगर जांच हो तो अनुमान है जिसके आधार पर आया लगभग 1000 करोड़ रुपया 1980 से लेकर के 2000 के बीच में ये रकम निकलेगी। और इसका आपको निश्चित रूप से हर एक बैंक का इस योजना के तहत जो भी अनुदान और जो मदद उस गरीब को की गई उसका अगर आप कोई तो भी लॉटरी से सैंपल सर्वे निकालें, उसमें से मान लो उसमें से 1100 लोगों को उस बैंक ने ऋण दिया तो 1100 में से आप 10% उसमें से लॉटरी निकाल दीजिए और उन केस के बारे में पता करने की कोशिश करिए कि आदमी कहाँ रहता है, कब इसने लोन दिया, कब इसने किस काम में किया, कब इसने जमा कराया, तो आपके ये सारे के सारे बैंकों की पोल खुल जाएगी। मतलब लोगों ने इसका उनके नाम से जिस प्रकार का दुरुपयोग किया, केवल भीलवाड़ा बैंक में 17 से 6 सदस्यों को 102 करोड़ रुपया लोन दिया गया। उसमें से आपने देखा कि केवल कुछ ही समय बाद जितना भी ऋण था वो तो जमा हो गया और जो उनका अनुदान था उसका 40.90 लाख रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिला कि किस आदमी ने लोन दिया और कैसे जमा हुआ। यही नहीं, ये जो मैंने आपको 683 तो बिल्कुल नामजद है, 683 लोगों का नाम है, उनका पता किया गया, उनका एड्रेस ढूंढा, उनको ढूंढने की कोशिश की, उन्होंने क्या लिया क्या नहीं किया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सहकारी समिति सुहाना आपका भीलवाड़ा का ही है, इसकी 22 लोगों को ऋण दिया गया और उस 22 में से 7 लोगों का ऋण तो 31 मार्च 92 को अंतिम तारीख के दिन वापस जमा हो गया। लोगों का ऋण जो है वो 14 अप्रैल को फिर से जमा हो गया। ये सब जांच से निकला, किसी को इसके बारे में अंदाज नहीं था कि इस प्रकार से क्रिया हुई। यही आपका जो एक पीपली और गांव है, उस पीपली गांव का जो है वो 7 सदस्यों का 12 मार्च को तो ऋण लिया और उनके बाद 31 मार्च के दिन वापस ऋण जमा हो गया। मतलब ना कोई काम है ना कुछ लेना देना है। मतलब इस बैंक के लोगों ने इसकी जांच हुई और इसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर कई समय पहले इस रिपोर्ट के आधार पर 2 अधिकारियों को आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि इन 2 अधिकारियों की मिली भगत से सारी नीचे की ग्राम सहकारी समिति में एक जाल बिछाया गया इस प्रकार के लोन को उठाने का और कागजों में लोन उठाया और कागजों में ही जमा पूर्ति की। उसमें एक तो किशोर सिंह राठौड़ का नाम आया और एक रामचंद्र, ये दोनों के नाम रिकमेंड किए हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं इसलिए आपके ध्यान में ला रहा हूं कि ये चाहे बैंक आपका हो, मेरा हो, किसी का हो, किसी के जिले में हो, कोई भी आदमी हो सकता है दोषी मेरा भी कोई मिलने वाला हो। लेकिन मैं आपसे आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना यह करता हूं कि इस योजना के तहत जो हमने ऋण और अनुदान का जो हिस्सा था उसका सैंपल सर्वे चाहे लॉटरी से निकाले चाहे किसी प्रकार से निकालें,
प्रत्येक बैंक को इस दृष्टि से हम जरूर जांच कराएं और उस जांच में जो अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ बिना विलंब के अगर हम कार्रवाई करेंगे तब तो ये रुकेगा। ये अब धीरे धीरे आपके कॉमर्शियल बैंकों में भी चला गया। अब तक तो ये कोऑपरेटिव बैंक में था, अब दुर्भाग्य से कॉमर्शियल बैंक ने भी इसी तरीके से काम करना प्रारंभ कर दिया और लोगों के फर्जी अंगूठे लगा करके लोन दिखाना और जमा कर देना। न तो उसको समस्या आई, न उससे कोई पूछताछ हुई, न उसकी कोई प्रॉपर्टी सीज हुई। बकाया हो तो उसको कोई नोटिस जाए, बकाया नहीं तो नोटिस जाने का सवाल ही क्या पैदा होता है। यह जो एक गिरोह है, अनुदान का जो हिस्सा है, हाँ? ये कौन से सन से चल रहा है ये मामला? ये 1980 से लेकर के अब तक का है। 20 साल का बता रहे हैं। नहीं बता रहा हूं मैं, 1980 से जब से ये योजना प्रारंभ हुई तब से लेकर के इन गरीबों को मिलने वाला अनुदान और ऋण इसका 50% हिस्सा रहता है। इसलिए वापस जमा करा के 50% जमा हो गया। 50% जो अनुदान था वो अनुदान ऊपर के सारे अधिकारियों ने मिलकर के हजम कर लिया। मेरी आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्य और मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप प्रत्येक बैंक को इस योजना के तहत जिसमें अनुदान का हिस्सा है, निश्चित रूप से कोई तो भी ये लॉटरी से उन सारे केसेज को एक लिस्ट बना करके उसमें से सैंपल 10%, 5%, 2% जो आपकी क्षमता हो उनको निकलवा करके व्यक्ति को ढूंढा जाए कि जिसके नाम से पैसा उठाओ। जिसके ये तो इसलिए शंका हुई कि इतने से एक महीने में लोन लिया और लोन जमा हो गया, तो लोन लेने का पर्पज क्या था, इसके कारण से इसकी छानबीन हुई। इसकी गहराई में जाएंगे तो इससे और कई चीजें मिलेंगे। यही मैं आपके निवेदन से इस सदन में लाना चाहता हूँ। श्री भंवरलाल शर्मा, ऑर्डर। 1 मिनट। माननीय सदस्य खेल मंत्री जी, माननीय सदस्य 1 मिनट। जैसा सम्मानित सदस्य महोदय ने कहा, तथ्य जो हैं इसके का जांच हो चुकी है। जांच के अंदर 2 अधिकारियों को चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। मैं सहकारिता मंत्री जी को इस बात से अवगत करा दूंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। यही मैं आपसे कहता हूं। श्री भंवरलाल शर्मा, भंवरलाल शर्मा, मंत्री जी ने 4.53 लाख का गबन होना जांच में पसंद के उत्तर में स्वीकार किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई बहस नहीं, आप बिराजो प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बिराजो, आप इसको और तरह से उठा लेना ना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अधिकारियों को किया गया वो कौन? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में करीब 35 लगभग 35 विधायकों की तरफ से प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ है। कृपया उसको हाउस में लाने की कृपा करें। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन 2 अधिकारियों को चिन्हित किया गया है, आप बिराजे सदन में माननीय मंत्री महोदय ने उनके बारे में बताया है, तो कम से कम नाम सामने आना चाहिए। मंत्री महोदय ने कह दिया, आप नहीं कह सकते, आप बिराजो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साफ नहीं, साफ हो जाएगी, आप चिंता मत करो। मैं सरकार का ध्यान खेल विभाग उसमें उन्होंने स्वीकार किया, उसमें भी उसको दोषी पाया गया। आप 5 दिन पहले अभी जिस एमडी को सस्पेंड किया था उस समय प्रतिपक्ष, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने भी बड़े बढ़ चढ़ करके लिए भ्रष्टाचार के बारे में बोले, लेकिन उससे भी इतना बड़ा ये जोरदार भ्रष्टाचार है जिसमें आज विपक्ष के सदस्य। आप जांच ही तो कराना चाहते हो, वही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। जांच हो गई है और माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश भी उसमें, और नाबार्ड जैसी निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा भी ये सिफारिश की गई है। एपेक्स बैंक की जांच में भी की गई है। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 94-95 में इन अधिकारियों को करने के मामले में मेरिट प्रमोशन दिए गए। माननीय सदस्य, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और तुरंत निलंबित होना चाहिए। आज माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, इन्होंने कह दिया मैं सहकारिता मंत्री जी से कहकर के जांच करवा लूंगा। और सवाल माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल भ्रष्टाचार का है। जब किसी व्यक्ति विशेष को चिन्हित किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऑर्डर, कोई निवेदन नहीं, आप बिराजो। माननीय भंवरलाल शर्मा, आप बिराजो प्लीज। आप देखिए, हर बात को डिबेट में मत डालो प्लीज। नहीं, अंकित नहीं हो, कहा जांच हो, इन्होंने कहा कह दिया जांच, इन्होंने कहा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, आप नहीं बोल रहे हो। इन्होंने कहा ही नहीं जांच हो, आप नहीं बोल रहे हो। कहा ये बात माननीय भंवरलाल शर्मा, आप समझ नहीं रहे हो बात। कह दिया ना उन्होंने, मैं सहकारिता मंत्री जी को कह दूंगा, और क्या करेंगे। माननीय सदस्य, आप समझ नहीं रहे हो बात को, यही तो कहा। माननीय भंवरलाल शर्मा, बोलिए भंवरलाल साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डर। सन 91 में राज्य क्रीड़ा परिषद ने
खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए और ख़ास करके आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास हो, इसके लिए। ऑर्डर प्लीज। माननीय जगत सिंह जी, आपने जगह बता रहा। उस आयु के खिलाड़ियों के लिए, सुनो इनको, उस आयु के खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जो जयपुर में स्थापित हुआ और वो लगातार काम कर रहा था। उसके आदेश 8/4/91 को प्रसारित किए गए और 10 पोस्ट उसके लिए क्रिएट कर दी कि ये हॉस्टल चलाएंगे। अब क्या हुआ कि अभी 20 तारीख को एक आदेश निकला, 20 अप्रैल 2000 को। मैं समझता हूँ जब से राजस्थान सरकार बनी है इस प्रकार का आदेश क्या है देखने को नहीं मिलेगा। उसकी विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आदेश है 20/4/2000 का, अप्रैल का। शासन उप सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक फलाफल जयपुर दिनांक 15/4/2000 के क्रम में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के निम्नलिखित खेल छात्रावास स्टाफ को आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर में पदस्थापन किया जाता है और उसके लिए उनको कार्य मुक्त किया जाता है। ये आदेश 20/4/2000 का है और ये लिखा है दिनांक 20,002 के अपराह्न से, यानी 20 अप्रैल को शाम के बाद उनको मुक्त किया गया। और आदेश ये दिया, उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण दिनांक 21/4/2000 को पूर्वाह्न में आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को रिपोर्ट के साथ जाएंगे। 20 तारीख को आदेश देते हैं, 20 अप्रैल को फिर शाम को मुक्त किया जाता है और 21 को जाकर आप वहाँ ज्वाइन करिए। ऐसा आदेश दो मुख्यमंत्री यहाँ विराजमान हैं, कभी दिया है क्या आपने? पूर्व सही ये आदेश और इसकी पालना के लिए समय दिया भी है यहाँ जी, तीसरे मुख्यमंत्री भी हैं पूर्व, इन्होंने ऐसा आदेश नहीं दिया। तो ये आदेश दिया और ये कहा कि आप अभी शाम को तो चार्ज दे दीजिए आज ही और कल सुबह जाकर वहाँ चार्ज ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार का आदेश देने में कौन कौन कर्मचारी शामिल हैं वो ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गए कौन लोग इसमें से। इसमें 2 रसोइया हैं, कुक हैं जो रोटी बनाते थे, उनका आदेश है, और 2 किचन बॉय हैं, हॉस्टल वालों की हॉस्टल बच्चों के लिए जो रोटी बनाते थे वो, और 2 किचन बॉय जो बर्तन साफ करते होंगे इनके, 2 किचन बॉय, और 1 सफाई कर्मचारी जो हॉस्टल सफाई करता था। हर जन कर्मचारी वही उदयपुर जाएगा और वहाँ नौकरी करेगा, और 3 सिपाही छोटे छोटे। इन लोगों को ये आदेश दिया गया और ये कहा कि आप 21 तारीख को सुबह जाकर ज्वाइन कर लो और नहीं करेंगे तो जो कानून कायदा होगा सो होगा। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कर्मचारी हैं क्रीड़ा परिषद के, तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास में कैसे ट्रांसफर हो सकता है इनका, ये पद कैसे जा सकते हैं? अभी एक सवाल के जवाब में सरकार ने जवाब दिया है कि खेल परिषद में कोई भी कर्मचारी सरप्लस नहीं है, तो न जो सरप्लस है खेल क्रीड़ा परिषद के कर्मचारी हैं, उदयपुर में जनजातीय क्षेत्र में इनको लगाने का न तो कोई कानूनी अधिकार है न औचित्य है। और इस प्रकार का जो आदेश है 20 तारीख को शाम को आदेश, 21 को उदयपुर ज्वाइन करो, जैसे कोई रेल बाहर ही खड़ी थी बैठ के चले जाओ आप, ये इस प्रकार का आदेश है। मैं समझता हूँ यहाँ दोनों ही खेल मंत्री और वो जनजातीय क्षेत्र के मंत्री दोनों ही यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मामला इतना ज़रूरी है कि यदि इस आदेश को नहीं रोका गया तो इन कर्मचारियों की क्या दुर्दशा होगी, ये बहुत ही एक दयनीय स्थिति बनेगी उनकी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको तुरंत प्रवास को रोका जाए और इसमें जो कानूनी कार्रवाई वो की जाए, क्योंकि सेवा खेल परिषद की है, ये सेवाएं ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, लेकिन आप इनको मुक्ति भी कर दिया और वहाँ भी दिया। अब वो जगह जगह उड़ते फिरते हैं, कोई उनको संभालने वाला नहीं है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस गंभीर विषय पर आप निश्चित रूप से सरकार से कोई, यहाँ प्रद्युम्न सिंह जी मुख्यमंत्री के स्थान पर बैठे हुए हैं, हाँ उनके स्थान के पास बैठे होंगे, तो इसको कोई और विषय न बनाकर इस महत्वपूर्ण बात को मैं समझता हूँ आप बताएं, इसमें कुछ ऐसा करिए। अभी हरिजन कर्मचारी वहाँ कहाँ जाएगा? अगर ये मान भी लेगा आपकी बात को
वहाँ जाने रहेगा तो उसको मकान नहीं मिलेगा। कोई हरिजन मान कर किराए पे मकान नहीं देगा, कहाँ वो रहेगा गरीब। और ये रसोई बनाने वाले, बर्तन साफ करने वाले, ये लोग वहाँ उधर रुक के जा करके कैसे अपनी सेवाएं दे सकेंगे। कितना संकट आपने इनमें पैदा किया। मैं समझता हूँ इसको आप इंटरव्यू करके इसको रुकवा कर देखिए। इसको अभी कम से कम इतना करिए कि ये जो आदेश है उस पर फिलहाल स्थगित करा दीजिए और फिर देख लीजिए क्या ठीक कर सकते हैं आप, बताइए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि श्री चंद्रभान जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 9/63/91 दिनांक 4 फरवरी 2000 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास नगरीय भूमि का निवर्तन नियम 1974 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूँ। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन माननीय श्री शिवचंद्र जी माथुर साहब। प्रकलन समिति का प्रतिवेदन। मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति के 2000-2001 के 3 प्रतिवेदन सदन में उपस्थित करता हूँ। 3 है, तीनों एक साथ हो गई। विधायी कार्य विचार लिया जाना राजस्थान वित्त विधेयक 2000 श्री प्रद्युम्न सिंह जी प्रस्ताव करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक 2000 का विधेयक संख्या 4 को विचारार्थ लिया जाए। श्री राजेंद्र राठौड़, श्री मदन दिलावर, श्री करोड़ी, कोई तैयार ही नहीं, आप ही नाम लिख रहे हो। श्री करोड़ी लाल, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में संशोधन देना दे। इसमें लिखा 1950 के राजस्थान अधिनियम संख्या 2 की धारा 9 का संशोधन। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 संशोधन नहीं है। इसका संशोधन ये है कि आप इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। आपका और आसन ने सही कहा, कोई तैयार नहीं है आप में से। इसको उपाध्यक्ष महोदय जनमत जानने के लिए जारी कर दिया जाए। वो बोलिए तो वो अब बोल रहे हैं वो तो कहे कम से कम मैं निपट लिया, दूसरे को बुलाऊं। पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या करना है, इसलिए निपट लिया अपने आप। माननीय सदस्य, आपका ये संशोधन जनमत जानने के लिए प्रचलित करने के प्रश्न पर है। इस पर आप बोलना चाहें तो आप बोलें, बाकी और कोई संशोधन आपका है नहीं। थर्ड रीडिंग पे बोल लेना, मैं क्या मना करता हूँ। आप तैयार, उपाध्यक्ष महोदय, तैयार करके हो जाओ, थर्ड रीडिंग पे बोल लेना। राजस्थान बिक्री कर अधिनियम बोलो में सरकार नई धारा 13 जोड़ने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा कार्य एक तरह से पिछले दरवाजे से चुंगी लगाने का काम प्रारंभ हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 3 में जिस टर्नओवर टैक्स की बात कही गई है, उसमें इस बिल में इन्होंने कहा है कि 3 लाख से अधिक जिस भी व्यापारी का टर्नओवर होगा उस पर 10% तक सरकार टैक्स लगा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, 3 लाख के टर्नओवर का अर्थ हो गया 1 महीने के अंदर 25,000 का जिसका टर्नओवर है वो टैक्सेबल है। और अगर 1 महीने में 25,000 का जो व्यापार करता है उसको प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो उपाध्यक्ष महोदय 750 रुपये आता है। यानी 750 रुपये दिन की बिक्री वाला प्रत्येक व्यक्ति 750 रुपये का जो टर्नओवर करता है वो इस टैक्स की परिधि में आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, आप जरा आपने जो बजट की भाषण किया उसमें पेज 53 देखिए, कितना विरोधाभास है।
आपने कहा है पैरा नंबर 108 अपेक्षाकृत संपन्न करदाताओं से थोड़ा और सहयोग लेने के इरादे से टर्नओवर टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव पेश करता हूं। इस टैक्स को लागू करने के लिए राजस्थान बिक्री कर अधिनियम में एक नई धारा 13A जोड़ने का प्रस्ताव है। फिलहाल ये टैक्स स्लैब प्रणाली के आधार पर लगेगा। वित्त मंत्री जी जरा गौर करें, तथा 50 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर वाले डीलर्स को इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। टर्नओवर की घोषणा व्यापारी स्वयं अपने हल्फनामे के आधार पर कर सकेगा तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा टर्नओवर की तफ्तीश के लिए बही खाते नहीं देखे जाएंगे। इस टैक्स पर लगभग 20 करोड़ की सालाना आमदनी होगी। वित्त मंत्री जी, आप इस जो आप कानून बनाने जा रहे हैं उसके सेक्शन 3 के अंदर आपने कहा है कि 3 लाख रुपए जिसका टर्नओवर है उस पर यह टैक्स लगेगा। आपका बजट भाषण यह कहता है कि 50 लाख से ज्यादा 50 लाख तक का जो टर्नओवर करता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सभापति महोदय, ये कैसी अंधेरगिर्दी है जहां बजट भाषण कुछ कहता है और सरकार जो कानून बनाने जा रही है वो कुछ कहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही बात रही तो 750 रुपए प्रतिदिन। सभापति महोदय, आप पान की दुकान पर चले जाएं, आप गांव में छोटे व्यापारी से बात कर लें, वो कमाता है 10-12%, उसको मुनाफा बड़ी मुश्किल से होता है। 1000-2000 रुपए बिक्री होती है, उन सबको टर्नओवर टैक्स देना पड़ेगा। ये सरकार चाहती क्या है? ये सरकार किसी को व्यवसाय करने देगी या नहीं करने देगी? और मेरा सबसे बड़ा ऐतराज है कि आपका बजट भाषण और आपका एक कानून, जिस कानून को आप बनाने जा रहे हैं, दोनों के अंदर इतना विरोधाभास। सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि